हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज और ध्रुव का मल्टी स्टारर महाविशेषांक सर्वशक्तिमान। ये कॉमिक्स ऑलरेडी चैनल पर पोर्ट्रेट मोड में पड़ी हुई है और काफ़ी लोगों का कहना है कि उन्हें फॉन्ट्स जो हैं वो दिखाई नहीं देते। इस कारण से मैं इसको लैंडस्केप मोड में डाल रहा हूँ और ऐसे जो भी कॉमिक्स पोर्ट्रेट मोड में पड़ी हुई हैं उनको धीरे धीरे मैं लैंडस्केप मोड में ले आऊँगा। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान। तूफ़ान को फैलने के लिए जगह चाहिए और इसलिए तूफ़ान अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को उड़ाता चला जाता है। आज उड़ने वाली चीज़ों का नाम है ब्रह्मांड रक्षक और इनको उड़ाने वाले तूफ़ान को नाम दिया गया है सर्वशक्तिमान। मंगल ग्रह से आई इस मौत से हम नहीं निपट सकते नागराज। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इसके अंदर ना हो, पर इसको रोकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा टोगा, क्योंकि पृथ्वी पर या तो ये रहेगा या मानव जाति। फिर तो मानव जाति का अंत सामने ही है नागराज, क्योंकि जब हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे तो भला मानव जाति को कैसे बचाएंगे। अमेरिका स्थित नासा के प्रशिक्षण स्थल पर आज काफ़ी गहमा गहमी थी, क्योंकि आज तारीख थी 6 जून सन 2003 और आज मानव जाति अंतरिक्ष शोध के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही थी। आज स्पिरिट नामक एक मशीनी रोबोट यंत्र को मंगल ग्रह की छानबीन के लिए भेजा जा रहा था, जिसका मुख्य काम ये पता लगाना था कि मंगल ग्रह पर कभी कोई जीवित सभ्यता थी या नहीं। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मिस्टर रोबोट। हालांकि आप प्रोफेसर वर्मा का सिर्फ एक मशीनी प्रतिरूप हैं, लेकिन आपके अंदर प्रोफेसर का जो ज्ञान भरा हुआ है उसके बगैर इस मार्स मिशन को पूरा कर पाना संभव नहीं था। इसके लिए तो प्रोफेसर के भांजे इंस्पेक्टर वेना को बधाई दीजिए। इसने कभी मुझको यह एहसास होने ही नहीं दिया कि मैं असली प्रोफेसर नहीं, सिर्फ एक रोबोट हूँ। प्रोबोट। इसके प्यार के कारण ही मैं प्रोफेसर की तरह ही हर समस्या पर विचार कर पाता हूँ। वाह वाह प्रोबोट, कितने इमोशनल थॉट्स हैं। दिल को छू लेने वाली बात कह डाली आपने। इस बात को मैं भारतीय चैनल के साथ साथ दुनिया के हर न्यूज़ चैनल पर दिखाऊंगा। ओ कम ऑन राज, भारतीय कम्युनिकेशंस ने तुमको यहाँ पर स्प्रिट का लॉन्च कवर करने के लिए भेजा है, मुझको कवर करने के लिए नहीं। बस ये दुआ करो कि ये लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। सबको दुआ की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसे बड़े मिशनों के दौरान समस्याओं का आना आम बात समझी जाती है। ये एकाएक अंधेरा से क्यों हो रहा है? उधर से बादल का एक बड़ा टुकड़ा तेज़ी से इधर ही आ रहा है सर। बादल का टुकड़ा? लेकिन मौसम विभाग ने तो एकदम साफ मौसम की भविष्यवाणी की है। ये बादल नहीं है, ये तो टिड्डी दल है, एक विशाल टिड्डी दल, और ये सीधे रॉकेट पर हमला बोल रहा है। पर क्यों? जहाँ तक मैं जानता हूँ ये तो पेड़ पौधों या फसलों पर हमला करते हैं। वह इसलिए क्योंकि ये मशीनी टिड्डियाँ हैं सर, रोबोट टिड्डियाँ। बाहर क्या हो रहा है? ये किसी ऐसे दुश्मन देश का षड्यंत्र है जो हमको मार्स मिशन से रोकना चाहता है सर। हम पर यानी लॉन्च पैड पर रोबोट टिड्डी दल का हमला हो रहा है। व्हाट? ओ माय गॉड, ये काम किसका हो सकता है? षड्यंत्र वाला आइडिया एकदम सही है सर। हमारे रॉकेट के कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। अब इसको मंगल पर जाने के बजाय चांद पर जाने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। खैर, इस पर बाद में सोचेंगे। फ़िलहाल तो हमको इस मिशन को बचाना है किसी भी कीमत पर। लाओ, मैं रॉकेट की फिर से प्रोग्रामिंग करता हूँ। यस मिस्टर प्रोबोट। मैं देखता हूँ इस मशीनी टिड्डी दल को राज। उड़ने वाली इन आफतों से तो परमाणु ही निपट सकता है। नहीं विनय, अभी इंतज़ार करो। अमेरिका एक ताकतवर राष्ट्र है, उसके पास ऐसी मुसीबतों से निपटने का पूरा साजो सामान होगा। राज का ख्याल सही था। अमेरिकी सेना अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ पलक झपकते लॉन्च साइट पर आ पहुंची थी। हमारे इलेक्ट्रॉनिक बम इन टिड्डियों के सर्किटों को जाम कर देंगे और हमारे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में लगे शक्तिशाली वैक्यूम सक्शन पंप बची खुची टिड्डियों को अपने अंदर खींच लेंगे। कुछ ही मिनटों में ये मुसीबत खत्म हो जाएगी। वो मारा, यह मशीनी टिड्डे निष्क्रिय होकर सक्शन पंप के अंदर समा रहा है। जल्दी मुसीबत का ये बादल दूर हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन निष्क्रिय होने के बाद ये टिड्डे चमक क्यों रहे हैं? सवाल का जवाब जल्दी मिलने वाला था, एक धमाके के साथ। ओ जीजस, यानी निष्क्रिय होने के बाद ये टिड्डे बम बन जाते हैं। बचे खुचे टिड्डे अब मोबाइल लॉन्चर पर चिपक रहे हैं। ये मेटल को खा रहे हैं। जल्दी हेलीकॉप्टर और मोबाइल लॉन्चर का निशान तक मिट चुका था। अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। परमाणु को जा नहीं होगा। अब स्थिति खतरनाक हो गई है। जाओ विनय, और परमाणु को इन मशीनी रोबोटों से निपटने के लिए भेजो। अगर ज़रूरत पड़ी तो परमाणु के बैकअप के लिए नागराज तैयार रहेगा। उह, क्या हुआ प्रोबोट? मैं रॉकेट के कंप्यूटर तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। रॉकेट से हमारा कनेक्शन कट चुका है। यानी अब इस रॉकेट को छोड़ने की तारीख को आगे सरकाना होगा? ये नहीं हो सकता राज।
आज 80 सालों के बाद मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक आया है। अब ऐसा मौका हमको अगले 100 सालों के बाद ही मिलेगा और उतना इंतज़ार हम नहीं कर सकते। तब तो रॉकेट उड़ेगा और आज ही उड़ेगा रोबोट। यहाँ का कंप्यूटर सिस्टम रॉकेट के कंप्यूटर सिस्टम से किस चीज़ के द्वारा जुड़ा है? केबल के द्वारा। पर केबल तो मुझको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। कहाँ है केबल? ज़मीन के नीचे। तब तो हो सकता है कि केबल किसी तरह से कट गए, ज़मीन के नीचे जाकर देखना होगा। और ये काम नागराज से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। जल्दी नागराज उस शाफ्ट के अंदर था जो कंट्रोल सेंटर से केबलों को रॉकेट तक ले जा रहा था। यहाँ तो केबल सही सलामत है, लेकिन रॉकेट तक पहुँचने से पहले ये केबल दूसरी तरफ मुड़ गए हैं। और ये सुरंग शाफ्ट का हिस्सा नहीं है, इसको अभी अभी बनाया गया है। ताज़ी खुदी मिट्टी इस बात की गवाही दे रही है, यानी रॉकेट के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी करने वाला इसी सुरंग में मौजूद है। इसके अंदर जाकर देखना होगा। अरे यहाँ पर ना तो कोई है और ना ही किसी के रहने का कोई निशान है। फिर ये गड़बड़ किसने की? कहाँ पर छुपा हो सकता है वह शैतान? यहाँ पर नागराज हैं। कौन हो तुम? और तुम मुझको कैसे जानते हो? हर इंसान जो भी सोचता है उसे मैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए बाहर भी भेजता रहता है, और जावा हर मैग्नेटिक सिग्नल को पकड़ सकता है। यह हरकत तुम क्यों कर रहे हो? क्यों रोकना चाहते हो इस रॉकेट को मार्स पर जाने से? यह जानकारी मेरे अंदर प्रोग्राम नहीं की गई है। मेरे अंदर सिर्फ इतना प्रोग्राम किया गया है कि जो भी मेरे काम को रोकने की कोशिश करे मैं उसे ख़त्म कर दूँ। परमाणु टिड्डी दल को रॉकेट तक पहुंचने से रोकने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। ये रोबोटिक टिड्डे धातुओं को खाते हैं। अगर ये रॉकेट तक पहुंच गए तो पूरे रॉकेट को ही सफ़ा झटका डालेंगे। इनको अपने परमाणु धमाकों से गलाना होगा। उफ, ये संख्या में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं भी तो गलती कर रहा हूँ। मेरा मुख्य ध्येय रॉकेट को बचाना होना चाहिए, टिड्डों को ख़त्म करना नहीं। इस रॉकेट को मैं परमाणु जाल से ढक देता हूँ। ये टिड्डे इस ऊर्जा जाल को पार नहीं कर पाएंगे। अब मैं इन टिड्डों से निपटने में पूरा ध्यान दे सकता हूँ। अपने हाथों में आरीदार परमाणुओं के चक्र थाम का परमाणु का शरीर घूमता चला गया और टिड्डों के शरीर कटते चले गए। परमाणु का हमला काम आया। मशीनी टिड्डे मैदान छोड़कर भागने लगे। गुड, टिड्डों को मैंने रॉकेट से तो दूर कर दिया, लेकिन ये फिर से हमला कर सकते हैं। मुझे इनका पीछा करके ये जानना होगा कि इनको बनाकर यहाँ पर भेजने वाला कौन है। तेज़ गति से उड़ते हुए टिड्डे परमाणु को लॉन्च साइट से कई किलोमीटर दूर तक ले आए थे। ओह, ये टिड्डे खेत के बीच में बने उस चारा घर में घुस रहे हैं, यानी यहीं पर है इनको भेजने वाला। कुछ ही देर बाद परमाणु चारा घर के अंदर था। कमाल है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है सिवाय इस मशीन के जिसके अंदर जाकर टिड्डे शरण ले रहे हैं। लेकिन अब तेरे शरण लेने लायक जगह इस दुनिया में कहीं नहीं है। ये मशीन तो खड़ी हो रही है, यानी इसी ने रोबोटिक टिड्डे बनाकर भेजे थे। हाँ, मेरा काम इन गैजेट्स को बना रहा हूँ को गाइड करना है, ताकि मैं मार्स मिशन को फेल कर सकूँ। पर क्यों, ये बताना मेरा काम नहीं है, इसलिए ये बात मुझको पता ही नहीं है। मुझको तो बस ये पता है कि मुझे तेरा अंत करना है। रॉकेट को ऊर्जा कवच में ढककर तू अपने आप को बहुत शक्तिशाली और समझदार समझ रहा था, पर उस ऊर्जा कवच को मैं अपने टिड्डों द्वारा ऐसे ही तोड़वा सकता था, लेकिन फिर तू कोई और अड़ंगा डाल देता। इसलिए मैंने तुझको अपने टिड्डों द्वारा यहीं पर बुलवा लिया, ताकि पहले मैं तुझको रास्ते से हटाऊँ और फिर रॉकेट को। अब मुझको दिखा कि तेरे विज्ञान में कितनी शक्ति है। अगर ये टक्कर विज्ञान की शक्तियों के बीच में ही है तो तू मेरी वैज्ञानिक शक्तियों के आगे ठहर नहीं पाएगा, टीन के डिब्बे। और तुझे मारकर मैं तेरी उस मेमोरी चिप को निकाल दूंगा जिसमें तुझे बनाकर यहाँ पर भेजने वाले का जिक्र ज़रूर होगा। ओह, ट्रांसमिट पावर भी है तेरे पास, इसी के दम पर अकड़ रहा है तू। सिर्फ ट्रांसमिट ही नहीं, मेरे पास तुझे गला सकने लायक शक्ति भी है, परमाणु ब्लास्ट की। अब तेरे शरीर में आग लगाकर मैं तेरे शरीर को परमाणु कवच से ढक दूंगा। फिर तुझे लगेगा कि जैसे तू किसी भट्टी में फंसा हुआ है, जहाँ पर अंदर तो मशीनें जाती हैं लेकिन बाहर आता है पिघला हुआ लोहा। धातु को पिघलाकर आकार देना लोड था का काम है, तेरा नहीं। उफ, इसकी फोर्स फील्ड ने मेरी परमाणु कैद को चूर चूर कर दिया है और चारों तरफ फैली चिंगारियों ने भूसे के इस गोदाम में आग लगा दी है। अब तू देख मेरे विज्ञान की ताकत को। उफ, इसने अपने अंदर से ऐसे ऐसे बड़े मशीनी दैत्य पैदा कर दिए जो मुझको इस जलते गोदाम से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, और धुएं तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण मेरा दम घुट रहा है। अब या तो ये दैत्य मुझे नोच खाएंगे और या फिर मैं दम घुटने से अपना दम तोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ पर ना तो छिपने की कोई जगह और ना ही बाहर निकल पाने का कोई रास्ता। परमाणु चूहे की तरह फंस गया था और नागराज की भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं थी। मुझ पर ये कीड़े फेंकने से उतना ही असर होगा जितने टैंक पर कंकड़ मारने से होता है। जावा को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वह किसी भी चीज़ को प्रोग्राम कर सके, जीवित कोशिका यानी लिविंग टिश्यूज़ को भी। ओह, इसने मेरे सांपों पर वार किया
और इसके साथ ही इनके शरीर पर माइक्रोचिप सर्किट जैसी डिज़ाइनें उभरनी शुरू हो गई। यानी इसने मेरे सांपों का प्रोग्राम भी बदल दिया है और अब वे मेरे दुश्मन बन गए। ऐसे दुश्मन को अपने पास पहुंचने देना सरासर बेवकूफ़ी होगी। इसका अंत दूर से ही करना होगा। धनसक साहब उड़ चले और जावा के शरीर पर उभरे सर्किट गलने लगे। हर प्रोग्राम इन सर्किटों में ही मैग्नेटिक कोड्स के रूप में भरा होता है। इन सर्किटों के गलने से तुम्हारी प्रोग्रामिंग की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। सही कहा नागराज, चौंको मत। हम तुम्हारे बारे में जानते हैं, बहुत दिनों से जानते हैं। लेकिन तुम ये बात कैसे भूल रहे हो कि जो जावा जीवित कोशिकाओं को भी प्रोग्राम कर सकता है, वह क्या अपने लिए नए प्रोग्राम नहीं बना सकता? ओह, ये तो फिर से ठीक हो गया। लेकिन अब तो ठीक नहीं रहेगा नागराज। अब मेरी प्रोग्रामिंग रेज तब तक तेरे पीछे पड़ी रहेंगी जब तक ये तुझे छूकर तेरी जीवित कोशिकाओं को भी प्रोग्राम नहीं कर देती मेरा हुक्म मानने के लिए। अगर इस पर मेरी सर्प शक्तियाँ सीधे असर नहीं करेंगी तो इनका प्रयोग दूसरी तरह से करना होगा। धनसक सब मिट्टी की दीवारों को तोड़ते चले गए और कुछ ही देर में सुरंग पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। प्रोग्रामिंग रेस भी अंदर ही रह गई थी। अब जावा इस बंद सुरंग से बाहर नहीं आ सकता, और अगर आ भी गया तो अभी उतनी देर में मैं इस केबल को फिर से रॉकेट के कंप्यूटर से जोड़ दूंगा। बस इसके लिए मुझे इन तारों को यहाँ से काटना होगा। काट ले नागराज, पर उससे फ़ायदा क्या होगा? जावा तो खुद भी एक प्रोग्राम बनकर इन तारों के ज़रिए कहीं से भी बाहर आ सकता है। और अब तू मेरे वश में होने ही वाला है, क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग रे ने तेरी प्रोग्रामिंग शुरू कर दी है। अब जल्दी तेरे शरीर की सारी कोशिकाएं मेरे आदेश को मानेंगी और फिर तेरा शरीर होगा मेरा गुलाम। और तेरे पास तो क्या, इस दुनिया में किसी के पास भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुझको जावा की प्रोग्रामिंग से बचा सके। उफ, ये प्रोग्राम तो काफ़ी तेज़ी से मेरे शरीर को अपने वश में करता जा रहा है। मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। जल्द ही मैंने अपने हर अंग पर से अपना नियंत्रण खो दूंगा और नागराज बन जाएगा जावा का गुलाम। यह पूरा घटनाक्रम किसी की नज़रों में कैद होता जा रहा था। अब नागराज बेबस है। जावा का प्रोग्राम जल्दी इसके शरीर को जावा का यानी मेरा गुलाम बना देगा और नागराज के बगैर मार्स मिशन कभी सफल नहीं हो सकता। अब मुझको परमाणु की हालत देखनी चाहिए। वह भी एक बड़ा खतरा है जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। एक बार परमाणु खत्म हो जाए तो मार्स मिशन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आहा, परमाणु भी खत्म होने के रास्ते पर है। यह भागकर बचने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इसका सफल हो पाना असंभव है। ये मशीनी दैत्य मुझको उड़कर या भागकर यहाँ से निकलने नहीं देंगे। मेरे पास समय नहीं है और मुझको इस चलती फिरती मशीन को ख़त्म करना ही है, जो कि अरे, इस बात पर मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? यह मशीन चलनी तभी शुरू हुई जब मशीनी टिड्डे इसके अंदर घुसे थे। यानी ये टिड्डों को पैदा करती है और टिड्डों की पावर इसमें जीवन का संचार करती है। अगर टिड्डे इसके अंदर से बाहर निकल जाएं तो ये मशीन फिर से बेजान हो जाएगी। पर टिड्डों को बाहर निकालने की योजना बनाने के लिए मुझे वक्त चाहिए, पर वक्त मेरे पास नहीं है। कहीं पर छुपने तक की जगह नहीं है। ओह यस, मैं एक तीर से दो शिकार कर सकता हूँ। छुप भी सकता हूँ और इसके मशीनी शरीर में घुसे रोबोट टिड्डों को नष्ट भी कर सकता हूँ। और यह काम मैं इस दैत्य के मशीनी शरीर में घुसकर कर सकता हूँ, अपने आप को छोटे आकार का बनाकर। श्रिंक। परमाणु के स्वर ने वॉइस एक्टिवेटेड कमांड को चालू कर दिया और परमाणु का शरीर छोटा होना शुरू हो गया। वह अद्भुत मशीन परमाणु की मंशा को भाप गई थी। उसने परमाणु को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी ना तो उसके मशीनी दैत्य परमाणु को अपने जबड़ों में कस पाए और ना ही वह खुद परमाणु को अपने मुंह में घुसने से रोक पाया। एक पल के बाद परमाणु उस मशीन के अंदर था। इस मशीन के अंदर कई पावर पॉइंट्स बने हुए हैं और हर पावर पॉइंट पर रोबोट टिड्डी की भीड़ बैठी हुई है। मेरा ख्याल सही था, ये टिड्डे ही मशीन को पावर देकर इसको चला रहे हैं। हर पावर पॉइंट को मुझे ख़त्म करना होगा और ये काम टिड्डों की भीड़ को ख़त्म करके ही किया जा सकता है। परमाणु ब्लास्ट टिड्डों की टोलियों को नष्ट करने लगे। लेकिन ओह, यहाँ पर तो बेशुमार पावर पॉइंट्स हैं और हर पावर पॉइंट को नष्ट कर पाना संभव नहीं है। अब तो ये टिड्डे भी मेरे पीछे पड़ गए और मेरे इस आकार में ये मुझ पर भारी पड़ सकते हैं। काश मैं इन पर किसी ऐसे ब्लास्ट का प्रयोग कर पाता जो इनको एक साथ खत्म कर सकता। अरे, एक ऐसा ब्लास्ट तो है, इलेक्ट्रॉनिक बम का ब्लास्ट। जब अमेरिकी सैनिकों ने मशीनी टिड्डों पर इलेक्ट्रॉनिक बम से हमला किया था तो टिड्डों के सर्किटों को इलेक्ट्रॉनों के तूफान ने नष्ट कर दिया था। मैं भी अपनी एटॉमिक एनर्जी को बिजली में बदलकर इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रिक आंधी ला सकता हूँ। यह आंधी रोबोट टिड्डों की काफ़ी बड़ी संख्या को नष्ट कर देगी और नष्ट होने के बाद ये टिड्डे बम बन जाते हैं। अब ये सारे टिड्डे बम कुछ ही पलों में फट जाएंगे, पर तब तक मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। पर कैसे? इस मशीनी दैत्य ने तो अपना मुँह बंद कर लिया है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया है और टिड्डे बम फटने ही वाले हैं। समय खत्म हो चुका था। टिड्डे बमों के फटने का वक्त आ गया था।
खत्म हो गया परमाणु। अपनी चालाकी का खुद शिकार बन गया बेचारा। अब मैं रॉकेट को नष्ट करने के लिए टिड्डों का दूसरा जत्था भेज सकता हूँ। है परमाणु। परमाणु तो बच गया, वह स्क्रीन पर दिख रहा है, पर कैसे? आह, बमों के फटते ही मैं ऐन वक्त पर परमाणु कणों में बदल गया था और मशीन के टूटना शुरू होते ही मैं ट्रांसमिट होकर सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया था। अब यह खुशखबरी रोबोट को दे दूं। ओ, ये क्या हो गया? परमाणु बच गया, लेकिन नागराज जावा के हाथों से नहीं बचेगा, और जावा को रास्ते से हटाए बगैर रॉकेट उड़ नहीं सकता। नागराज का हाल देखता हूँ। नागराज इतनी गहरी मुसीबत में पहले कभी नहीं फंसा था। उसको अपने शरीर में फैल रही जावा की प्रोग्रामिंग को रोकने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। आह, ये प्रोग्राम तो मेरे पूरे शरीर में फैलकर मेरे अंगों को बेकार करता जा रहा है, और मेरी नाक शक्तियाँ इस प्रोग्रामिंग को रोक नहीं सकती। कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग को तो सिर्फ दूसरा एंटी प्रोग्राम ही रोक सकता है, जिसको लोग कंप्यूटर वायरस भी कहते हैं। लेकिन एक तो यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, और अगर होता भी तो मेरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जानकारी सीमित है। काश मैंने सिल्लू से प्रोग्रामिंग सीख ली होती। सिल्लू के बारे में जानने के लिए बड़े नहीं बचेगा नागराज। सिल्लू, यस, सिल्लू मेरी मदद कर सकता है, पर उसके लिए मुझको अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ध्यान में इतना गहरा डूबना पड़ेगा कि मैं अपनी सर्प तरंगों को यहाँ से कई हज़ार किलोमीटर दूर महानगर में भेजकर अपने जासूस सर्प से संपर्क बनाकर उसे सिल्लू के पास भेज सकूँ, और सिल्लू तक अपना संदेश पहुँचाकर उससे मदद मांग सकूँ। सिल्लू कैच! कुछ कर ले, पर कैच नहीं गिरेगा। सिल्लू का दिमाग जितना तेज़ चलता है उतने ही तेज़ उसके हाथ भी चलते हैं। तो फिर पैर भी उतने ही तेज़ चला। क्यों? क्योंकि तेरे ठीक पीछे 10 फुट लंबा और 4 इंच मोटा सांप बैठा है। सांप! हे भगवान, बचा ले, बचा ले! अरे, ये सांप तो मुझको भागने ही नहीं दे रहा है। जिधर भी जा रहा हूँ ये सरसरा कर मेरा रास्ता रोक रहा है। क्या चाहता है ये मुझसे? समय कम था। सांप के लिए सिल्लू को यह बताना ज़रूरी था कि वे सिल्लू का दुश्मन नहीं, दोस्त है। फूल? ये तो मुझको फूल दे रहा है। ओह, ये ज़रूर नागराज का सांप होगा। बोलो दोस्त, क्या बात है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? सांप की आंखें चमकने लगी। वह सिल्लू को सम्मोहित कर रहा था, ताकि सम्मोहन तरंगों के जरिए नागराज का संदेश सिल्लू के दिमाग तक पहुंच सके। और कुछ ही पलों बाद, ओह, नागराज खतरे में है। वह नासा के कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े किसी कंप्यूटराइज प्राणी जावा से लड़ रहा है। मुझे नासा का कोड तोड़कर उनके सिस्टम में घुसना होगा और उस जावा को ढूंढकर उसका एंटी प्रोग्राम बनाना होगा। अरे, ये हवा का तेज़ झोंका कहाँ से आया? बाहर तो हवा एकदम शांत है। हवा का ये झोंका सिल्लू का था, जो नागराज की मदद करने के लिए कंप्यूटर पर बैठ चुका था। नासा का कोड तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन ये काम मुझको करना ही है, करना ही है। सिल्लू को न जाने कितना समय लगना था। नागराज के पास समय बहुत कम था। प्रोग्राम बहुत तेज़ी से मेरे शरीर में फैलता जा रहा है। मुझे सिल्लू को समय देने के लिए कम से कम इसकी गति को धीमा करना होगा, और फिलहाल ये काम सिर्फ इस पर वार करके ही किया जा सकता है। आह! तू मेरे सर्किटों को तोड़ रहा है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे सिर्फ मेरी पावर तब तक के लिए कम हो जाएगी जब तक मैं नया सर्किट नहीं बना लेता। प्रोग्राम तो तेरे पूरे शरीर में फैल कर ही रहेगा। बस मैं इतना ही तो चाहता हूँ, जब तक मेरे हाथ मेरे वश में है तब तक तो मैं प्रोग्राम फैलने की गति को कम कर ही सकता हूँ। सिल्लू नासा का कोड तोड़कर उनके सिस्टम में घुस चुका था। याहू! अब नासा के इस सिस्टम में से मुझको वह प्रोग्राम ढूंढ निकालना है जो जावा के रूप में नागराज से लड़ रहा है। पर नासा के सिस्टम में तो हज़ारों प्रोग्राम हैं। उनमें से एक प्रोग्राम को ढूंढना तो भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने के बराबर है। सिल्लू धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा था, लेकिन जावा का प्रोग्राम नागराज के शरीर में तेज़ी से फैलता जा रहा था। ओह, अब तो मेरे हाथ भी बेकार हो गए। प्रोग्रामिंग का असर मेरी गर्दन तक आ गया है। अब एक बार यह असर अगर मेरे मस्तिष्क तक पहुंच गया तो फिर सिल्लू भी मुझे नहीं बचा पाएगा। हा 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 हा! मेरे रास्ते का एक कांटा तो दूर होने ही वाला है। अब नागराज का बचना असंभव है। इसके बाद परमाणु को मारने के लिए मैं कोई और... अरे, ये क्या हो रहा है? जावा खत्म होता जा रहा है, पर कैसे? आह, लगता है कि सिल्लू ने अपना काम कर दिया है। जावा के साथ साथ मेरे शरीर में फैल रही प्रोग्रामिंग भी खत्म हो रही है। अब मैं इन तारों को फिर से रॉकेट के कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ सकता हूँ, और फिर थोड़ी ही देर बाद 4, 3, 2, 1, 0 टेक ऑफ। ये रॉकेट बिल्कुल सही समय पर रवाना हो गया, और ये सब नागराज और परमाणु के कारण संभव हो पाया। पर तुम दोनों हिंदुस्तान से यहाँ तक इतनी जल्दी पहुँचे कैसे? ज़रूर भगवान की मर्ज़ी रही होगी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है। सिल्लू को उसको धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। अब ये पता लगाना है कि वह कौन सी ताकत है जो हमको मार्स मिशन पूरा करने से रोकना चाहती है। वह ताकत यहाँ पर थी। ओह, मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी स्पिरिट मार्स के लिए रवाना हो ही गया। लेकिन कोई बात नहीं, वह वापस तो आएगा नहीं। मुझे बस उन जानकारियों पर नज़र रखनी पड़ेगी जो स्पिरिट वहाँ से भेजेगा।
और उसी के अनुसार मुझको आगे की योजना बनानी पड़ेगी। जून सन 2004, यानी पूरे 1 साल बाद। आज इस बात को गुजरे 1 साल हो चुका है और आज स्प्रिट मार्स पर उतरकर वहाँ की सजीव तस्वीरें भेजने वाला है। मुझको खुद अपने टेलीस्कोप से स्प्रिट पर नज़र रखनी होगी। मेरा टेलीस्कोप पृथ्वी के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप से भी 1 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल है। ये मुझको यहीं पर बैठे बैठे वह तस्वीरें दिखा सकता है जो स्प्रिट मार्स पर जाकर देखेगा, और अगर मुझको कोई गड़बड़ दिखी तो मैं स्प्रिट को तुरंत नष्ट कर दूंगा। सारी दुनिया आज एक ही चीज़ पर नज़र टिकाई हुई थी, मंगल ग्रह पर उतरने वाले खोजी यान स्प्रिट पर, ब्रह्मांड रक्षकों के हेडक्वार्टर में मौजूद सुपर हीरोज़ की भी। नासा को स्प्रिट से सिग्नल मिलने शुरू हो गए। कुछ ही मिनटों बाद हम मंगल ग्रह की सतह की पहली तस्वीरें भी देख सकेंगे। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद है ब्रेक हो गया। अब तो बताओ नागराज कि तुमने ब्रह्मांड रक्षक की इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई है? मीटिंग इसी खबर से संबंधित है दोस्तों। आज से 1 साल पहले रॉकेट लॉन्च के वक्त जो रुकावटें आई थी उसके बारे में तो सब जानते ही हो, लेकिन हमारी और पूरी दुनिया की शातिर सुरक्षा एजेंसियों की लाख कोशिशों के बावजूद भी हमको ये पता नहीं चल पाया कि इस घटना के पीछे किसका हाथ था। आश्चर्य की बात है, जिस शख्स के पास इतना उन्नत विज्ञान हो वह भला दुनिया की नज़रों से इतने दिनों तक कैसे छिपा रह सकता है? यही हमारी चिंता का मुख्य कारण है। उस शख्स का जो भी मकसद है वह ज़रूर बहुत खतरनाक होगा। सवाल यह है कि वह शख्स जो भी है वह स्प्रिट को मार्स पर जाने से क्यों रोकना चाहता था? जवाब स्पष्ट है। उसको यह आशंका है कि मार्स पर कोई ऐसी चीज़ हमको मिल सकती है जिससे उसको खतरा पैदा हो सकता है। यह भी तो हो सकता है कि कोई दूसरा देश नासा से पहले मंगल पर पहुंचना चाहता हो और उसी देश की ये साजिश हो। नहीं डोगा, नासा अमेरिकन एजेंसी ज़रूर है, लेकिन उनके इस मार्स मिशन में दुनिया के हर बड़े देश का सहयोग है, और जो देश सहयोग देंगे वे मार्स मिशन को भला असफल क्यों करेंगे? अब हमको क्या करना है? स्प्रिट से मंगल ग्रह की जानकारी आनी शुरू हो चुकी है। पता नहीं उनमें वह जानकारी कौन सी हो जिससे वह शख्स खतरा महसूस करने लगे और फिर से विनाश फैलाने के लिए अपने मशीनी यंत्रों को भेजे। हमको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और पूरी दुनिया पर 24 घंटे निगाह रखनी होगी। मीटिंग बर्खास्त की जाती है। एग्री, ठीक है। ब्रह्मांड रक्षक एक मकसद के साथ अपने अपने इलाकों की तरफ रवाना तो हो गए थे, लेकिन उनको आने वाले खतरे की भयानकता का एहसास कतई नहीं था, क्योंकि स्प्रिट ने मार्स की सतह पर उतरकर तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी थी, और इसी के साथ स्प्रिट पर नजरें गड़ाए हुए उस रहस्यमय शख्स का माथा भी ठनकने लगा था। ओह, यह तो उसी स्थान की तरफ जा रहा है जहाँ पर जाने से मैं इसको रोकना चाहता था। स्प्रिट की तस्वीरें सभी को हिलाकर रख देने वाली थी। ये देखिए, स्प्रिट हमको किसी अद्भुत चीज़ की तस्वीरें भेज रहा है। ये ज्योमेट्रिक आकृतियाँ प्राकृतिक तो हो ही नहीं सकती। इनको ज़रूर किन्हीं बुद्धिमान प्राणियों ने बनाया है। यह इस बात का पक्का सबूत है कि मार्स पर कभी जीवन रहा होगा। कभी क्या, अभी भी हो सकता है। राजनगर के मानसिक चिकित्सालय में मंगल ग्रह से मिली इन ताज़ा तस्वीरों से वैज्ञानिकों को ये विश्वास हो गया है कि मंगल ग्रह पर कभी न कभी कोई बुद्धिमान सभ्यता ज़रूर रही होगी। पर इस खोज ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। वैज्ञानिक अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये संभव है कि मंगल ग्रह पर अभी भी कोई बुद्धिमान सभ्यता मौजूद हो। मुझे तो इस खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा है। करना भी मत, मंगल ग्रह पर जीवन वगैरह कुछ नहीं है। नासा वालों का प्रोपेगेंडा है ये, सस्ती शौर्य बटोरने के लिए। मंगल ग्रह पर स्प्रिट के उतरने पर अब हमारी विशेष रिपोर्ट ताज़ा सूचनाओं के अनुसार। डॉक्टर गड़े, आपका फ़ोन। यस गदरे, तुमने टीवी पर न्यूज़ देखी मार्स की? हाँ देखी। तो फिर मुझे तुमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्थिति बहुत खतरनाक है। रिलैक्स, सिर्फ तस्वीरें देखकर नासा वाले क्या कर लेंगे, टेंशन मत लो। तुम शायद भूल रहे हो, स्प्रिट जहाँ की तस्वीरें भेज रहे वो शक्ति स्थल है। मैंने तुम्हारे अलावा बाकी सबको भी मैसेज भेज दिया है। बेकार में मत डरो दोस्त, स्प्रिट सिर्फ तस्वीरें भेज सकता है। मंगल ग्रह से कुछ ला नहीं सकता क्योंकि स्प्रिट वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन तुम उस पर कड़ी नज़र रखना। अगर कुछ गड़बड़ शुरू हुई तो उसका असर सबसे पहले उस पर होगा। मैं स्प्रिट पर नज़र रखता हूँ। कट। डॉक्टर गदरे, आपका खास पेशेंट फिर से भड़क गया है। हमारे कर्मचारी उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। व्हाट? मुझसे अभी इसी पर नज़र रखने की बात कही जा रही थी और यह अभी भड़क उठा, यानी गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। वह मरीज़ किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। हट जाओ, मुझे बाहर जाना है, मुझे धरती को बचाना है। मंगल ग्रह के प्राणी हमला कर रहे हैं। बेवकूफ़ी भरी बातें मत कहो हरियर, मंगल ग्रह पर कोई प्राणी नहीं रहते। तू फिर आ गया। ज़रूर तूने ही अपने साथियों को मंगल ग्रह से बुलाया है। ये आपको देखकर क्या बक रहा है डॉक्टर गदरे? इस पर पागलपन का दौरा फिर से पड़ रहा है और इस बार का दौरा बहुत खतरनाक है। डबल डोज का इंजेक्शन तैयार करना पड़ेगा। अरे तुम लोगों को क्या हो गया है? इसकी शक्ल देखो, क्या अंधे होगा तुम सब? मेरा साथ छोड़कर इसका साथ दे रहे हो? अरे मैं तो पागल नहीं हूँ, इसने मुझको पागल बना रखा है। हेल्प मी।
कोई मेरी मदद नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं पृथ्वी वालों की मदद करूंगा, अकेला। रोको, पकड़ो उसे। चिंता मत कीजिए डॉक्टर, हर कॉरिडोर में लगे चैनल गेट बंद हैं, ये भाग नहीं सकता। लेकिन डॉक्टरों का ख्याल गलत था। हरियर भाग सकता था। कड़ाक! गड़बड़ हो चुकी है। इसमें इतनी शक्ति आना इस बात का संकेत है कि इसको शक्ति स्थल से फोर्स मिल रही है। अब मुझको ना चाहते हुए भी इसको पकड़ने के लिए पुलिस की मदद लेनी होगी, और साथ ही साथ इस खतरे के संकेत अपने ग्रुप को भी दे देने होंगे। हरियर अब खुले स्थान तक आ गया था। अब क्या करूं? यह शैतान मेरे पीछे आते ही होगा। उससे पहले ही मुझको अपनी बात ऐसे लोगों तक पहुंचानी है जो इनसे निपटने की क्षमता भी रखते हों और मेरी बात पर यकीन भी कर सके। जी जी स्क्रीच। पुलिस तो मुझे पागल ही समझेगी, क्योंकि गदरे ने मुझको पागल घोषित कर रखा है। फिर राजनगर में ऐसा कौन हो सकता है? सुपर कमांडो ध्रुव, शायद वह मेरी बात पर यकीन कर सके, लेकिन मेरे पास उस तक पहुंचने का वक्त नहीं है। उसको अपने पास बुलाना पड़ेगा, और उसको यहाँ पर बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है तबाही फैलाना। धड़ाक! अरे, ये भागना बंद करके तोड़फोड़ क्यों मचा रहा है? खैर, अच्छा ही है, ऐसे कम से कम ये पुलिस के आने तक रुका तो रहेगा। हरियर की पागलपन से भरी शक्ति सबको चकित कर रही थी। पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच चुकने के बावजूद उसको रोकने में नाकाम थी। हरिहर को रोकने के लिए पुलिस फोर्स से ज़्यादा बड़ी फोर्स की ज़रूरत थी, और यह फोर्स एक ही हो सकती थी। लोहे का जिगर रखने वाला वह शख्स जिसको पूरी दुनिया कहती थी इंस्पेक्टर स्टील। बस बहुत हो गया, रुक जाओ, वरना मुझे तुम पर वार करने को मजबूर होना पड़ेगा। इंस्पेक्टर स्टील, चलो ध्रुव ना सही तुम तो आ गए, शायद तुम मेरी बात पर यकीन कर सको। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। किस बात का जिक्र कर रहे हो तुम? और मेरी जानकारी के अनुसार तुम एक पागल हो, भला तुम्हारी बात का यकीन मैं क्यों करूँ? तुम मेरी मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर स्टील, यकीन तुमको खुद ब खुद आ जाएगा। बस मुझको पागल खाने में वापस मत भेजना। यह चक्कर तो उल्टा पड़ गया। इंस्पेक्टर स्टील पुलिस वाला होने के साथ साथ एक ब्रह्मांड रक्षक भी है, और कोई भी ब्रह्मांड रक्षक हरिहर की बात का यकीन कर सकता है। कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट। थैंक यू इंस्पेक्टर स्टील, अब मैं इसको साथ ले जाऊंगा। और आपकी तारीफ़? मैं डॉक्टर गदरे हूँ, मैंने ही पुलिस को फ़ोन किया था। अब अपने इस खतरनाक पेशेंट को पकड़ लिया है, तो इसको हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसको कड़ी सुरक्षा में रखेंगे। नहीं इंस्पेक्टर स्टील, मुझे इसके हवाले मत करना, ये शैतान है, मंगल ग्रह का प्राणी है। मंगल ग्रह का प्राणी? यही इसके पागलपन का कारण है इंस्पेक्टर। इसको लगता है कि हर दूसरा आदमी मंगल ग्रह का प्राणी है। इलाज करते करते इतना फ़ायदा हुआ है कि अब ये सिर्फ मुझको मंगल ग्रह का प्राणी समझता है। मुझे तो बातों से ये पागल नहीं लगता। कई पागल हर समय पागल नहीं दिखते इंस्पेक्टर, जब जब दौरा पड़ता है सिर्फ तभी उनमें पागलपन के लक्षण दिखते हैं। ठीक है डॉक्टर, पहले मैं इससे पूछताछ करके अपनी तसल्ली कर लूँ, फिर इसको आपके पास पहुँचा दूँगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। हरिहर पागल नहीं है, पर अब मैं इसको वह इंजेक्शन चुपचाप लगा दूँगा जो इसमें पागलपन के लक्षण पैदा कर देगा। पागलपन के दौरे में ये स्टील पर हमला करेगा और शक्ति स्थल की शक्ति इसको स्टील से पिटने नहीं देगी, और इससे मार खाकर स्टील या तो टूट फूट जाएगा या फिर इसको इसके पागल होने का यकीन आ जाएगा। इंजेक्शन ने हरिहर के दिमाग में मौजूद ख्यालों को उसके पूरे दिमाग पर फैला दिया था। तू भी मंगल ग्रह का प्राणी है, तू स्टील नहीं है। पुलिस में भी मंगल ग्रह वालों की घुसपैठ हो गई है। अब जो करना है वो मुझको खुद ही करना होगा। मंगल ग्रह के प्राणियों के पृथ्वी पर कब्जा करने के षड्यंत्र को नाकाम करूंगा मैं। देखा स्टील, यही मैं कह रहा था। अब ये तुमको भी मंगल ग्रह का प्राणी कह रहा है। मैं समझ गया डॉक्टर गदरे, अब मैं इसको काबू में करके आपके ही हवाले करूँगा, ताकि आप इसके दिमाग पर छाए मंगल ग्रह के ख्यालों को निकाल सकें। नासा और उससे जुड़े दुनिया भर के वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। कमाल हो गया, मुझको तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमने मंगल ग्रह पर सभ्यता के चिन्ह ढूंढ निकाले हैं। अभी अपने एक्साइटमेंट को बचा कर रखो डॉक्टर। स्प्रिट ने वहाँ की सतह की खुदाई करके कुछ सैंपल निकाले हैं, और अब वह उन सैंपलों की जाँच करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस जाँच में हमको जीवन के पुख्ता सबूत ज़रूर मिलेंगे। लो, कंप्यूटर स्क्रीन पर जांच के डाटा आने लगे, पर इसके अनुसार तो वहाँ की मिट्टी में जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं है। ये कैसे हो सकता है? किसी न किसी ने तो ये आकृतियाँ बनाई होंगी। पर अरे देखो, आई डोंट बिलीव इट। स्प्रिट मार्स की सतह को छोड़कर उड़ रहा है, पर इसमें वापस आने के लिए ना तो इंजन लगा और ना ही इसमें ईंधन है। ये तो पृथ्वी की तरफ वापस आ रहा है, पर कैसे? वह रहस्यमय शख्स भी चौंक उठा था। ओह, शक्ति स्थल का हमला शुरू हो गया है, और उसकी शक्ति के कारण ये यान तेज़ी से वापस आ रहा है। इसको मंगल तक पहुंचने में 1 साल ज़रूर लगा था, पर इसको वापस आने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। इसको रेंज में आते ही क्लस्टर बीम से नष्ट करना होगा। तेज़ गति से पृथ्वी की तरफ आता हुआ स्प्रिट यान जैसे जैसे पृथ्वी के पास आता जा रहा था, वैसे वैसे स्टील की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी। हाड़ मांस के शरीर में भला इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि वह मेरे स्टील के कलपुर्जों को भी हिला कर रख दे?
अब मुझको भी इसको काबू में करने के लिए इस पर भरपूर वार करना ही पड़ेगा। स्टील के उस वार में घोड़े तक को बेहोश कर देने लायक शक्ति थी। हरिहर भी इस वार से लड़खड़ा गया और उसके संभलने से पहले ही स्टील ने उसको एक ऐसी कैद में बांध चुका था जिससे बाहर निकल पाना किसी भी इंसान के लिए असंभव था। लेकिन हरिहर फिलहाल एक आम इंसान नहीं था। ओह, देखकर भी यकीन नहीं हो रहा है। अब तो मुझे इसको बेबस करने के लिए लेज़र गन को प्रयोग में लाना होगा। मैं इस पर अपने स्टन रे का प्रयोग करूंगा, जो इसको नुकसान पहुंचाने के बजाय इसके नर्वस सिस्टम को जड़ कर देगी और फिर मैं इसको आराम से पकड़ सकूंगा। अरे, स्टन रे तो इसके शरीर से टकरा कर पलट रही है मेरी तरफ। अगर ये मुझसे टकरा गई तो इसके सिग्नल मेरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जाम करते चले जाएंगे और इसके बजाय मेरा शरीर जड़ होकर रह जाएगा। अब मैं तेरे पुर्जे पुर्जे अलग कर दूंगा मंगलवासी। मेरी मैग्नेटिक किरण तेरे शरीर के अंगों में निष्कर्षण पैदा कर देगी और वह एक दूसरे से अलग होने के लिए बेताब होने लगेंगे। लेकिन इससे पहले कि वह विकर्षण किरण स्टील तक पहुंचकर उसको तोड़ डालती, उस बार को वो मोटरसाइकिल झेल कर टुकड़े टुकड़े हो गई। आह, थैंक्स ध्रुव। ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव, इसी से तो मुझको मिलना था। ध्रुव का नाम सुनकर हरिहर का दिमाग उसके नियंत्रण में आने लगा था। लेकिन पागल बना देने वाली दवाई का असर भी कम तेज़ नहीं था। नहीं, तू ध्रुव नहीं है। मैं पहचान रहा हूँ तुझको। तू ध्रुव के रूप में मंगल ग्रह का वासी है। पर अब मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं। बस बहुत हो गया, अब मैं इसको भून डालूंगा। नहीं, रुको, ऐसा मत करना। पर गोली चल चुकी थी। धाय! लेकिन शक्ति स्थल ने हरिहर की सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रखा था। तेरी गोली की गति ज़रा कम है, ले मैं इसको ज़रा और गति दे देता हूँ। उस अद्भुत गन ने एक गोली के कई प्रतिरूप बना डाले और इंसानी नज़र उन गोलियों को देख तक नहीं पाई। बड़ा बूम! हर गोली ने बंदूक के चिथड़े उड़ा डाले। ये क्या चक्कर है स्टील? एक पागल के अंदर भला इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गई? पता नहीं ध्रुव। पहले तो मुझसे बात करते हुए ये ठीक ठाक था, लेकिन फिर एकाएक ये बेवर उठा और आश्चर्यजनक शक्तियों के साथ मुझ पर वार करने लगा। एकाएक ऐसा क्या हो गया? अरे ये क्या है? एक इंजेक्शन? ये यहाँ पर कहाँ से आया? यह ज़रूर डॉक्टर गदरे की जेब से गिरा होगा। वे इस पागल को लेने के लिए आए हुए हैं। ये इंजेक्शन तो लगाया हुआ है। एक मिनट, इस पागल को ध्यान से देखो। इसकी शर्ट में छेद है और इस छेद के चारों तरफ गीलापन है, यानी ये इंजेक्शन इसको लगाया गया है, और वह भी अभी। पर यह काम तो सिर्फ डॉक्टर गदरे ही कर सकता है, पर वह ऐसा करेगा क्यों? यह पागल पहले पागल नहीं था। ये इंजेक्शन लगने के बाद ही इसमें पागलपन के लक्षण आए। ये तो डॉक्टर गदरे से पूछने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास इतना वक्त नहीं है। इतना वक्त तो हमको तभी मिलेगा जब इसका पागलपन हम दूर कर सके। पर यह होगा कैसे ध्रुव? अब मंगल ग्रह का कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। धरती वाले मंगलवासियों के गुलाम नहीं बनेंगे। सबको नष्ट कर डालूंगा मैं। आह! इसकी किरण का स्पर्श होते ही मेरी खाल किसी मम्मी की तरह सिकुड़नी शुरू हो गई है। यह हमारे शरीर की ऊर्जा को खींच रहा है, जीवित त्वचा को डेड स्किन बना रहा है। मेरी स्टील बॉडी भी गल रही है और मैं हिल भी नहीं सकता। इसको रोकना होगा, पर कैसे? कैसे रोक सकते हम इसको? ध्रुव और इंस्पेक्टर स्टील बहुत तेज़ी से अपने शरीर की ऊर्जा को खोते जा रहे थे। हा 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 हा, मरेंगे, सारे मंगल के प्राणी मरेंगे। और किसी गुप्त स्थान पर किसी और की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बस अब इसको ख़त्म करना ही होगा। इसको पृथ्वी तक पहुँचने से रोकना होगा। ऐसा वार करना होगा जिससे शक्ति स्थल की शक्ति भी न बच पाए। स्प्रिट के इस हरकत से पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित थे। स्प्रिट के इस तरह से वापस आने का क्या मतलब हो सकता है सर? स्प्रिट अपने आप तो बगैर इंजन और ईंधन के वापस तो आ नहीं सकता। जाहिर है कि कोई और शक्ति इसको पृथ्वी की तरफ भेज रही है। शायद इसी तरह से मंगल ग्रह के प्राणी हम तक संदेश पहुंचाना चाहते हो सकता है। अभी तक मंगल ग्रह पर जीवन के चिन्ह तो नहीं मिले, पर शायद संदेश से ही हमको रास्ता दिख जाए। स्प्रिट पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हो चुका है और इसके गिरने की दिशा बता रही है कि यह भारत के पास अरब सागर में कहीं पर उतरेगा। वहीं पर पास में दियागो गार्सिया में अमेरिकी नौसेना का ठिकाना है। वे स्प्रिट को वहाँ से सही सलामत हमारे पास ले आएंगे। लो देखो, अब हमारी स्पाई सैटेलाइट भी स्प्रिट को देख सकती है। पर यह क्या? पृथ्वी से कोई किरण जाकर स्प्रिट से टकराई है। स्प्रिट चमक रहा है। अब चारों तरफ से ऊर्जा के छल्ले स्प्रिट को जकड़ रहे हैं। एक छल्ला टूटता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। ये आखिर हो क्या रहा है? यह हमला स्प्रिट को हवा में नष्ट कर देने के लिए किया गया था, और इसी के साथ वह धमाका हुआ जिसने अपनी चमक के साथ साथ स्प्रिट के टुकड़े भी हवा में बिखेर दिए। ओह, हमला तो सफल रहा, लेकिन मेरी उम्मीद के मुताबिक स्प्रिट चूर चूर नहीं हुआ, बल्कि ये टुकड़ों में बट गया है।
और ये टुकड़े भारत में अलग अलग स्थानों पर गिर रहे हैं। अब दोबारा वार कर पाने का मौका नहीं है। मुझे इन टुकड़ों के गिरने का स्थान का पता लगाकर अपने ग्रुप को सूचित करना होगा, ताकि वे हर टुकड़े को गिरने के स्थानों पर जाकर नष्ट कर सकें। ऐसा ही कुछ ख्याल वैज्ञानिकों के दिमाग में भी आ रहा था। उफ, स्प्रिट नष्ट हो गया और इसके साथ साथ उसके अंदर जो भी जानकारी मौजूद रह गई होगी वह भी गुम हो गई है। न जाने वह कौन सा शैतान है जो मंगल की जानकारी हम तक पहुंचने देना नहीं चाहता। स्प्रिट नष्ट नहीं हुआ है सर, टुकड़ों में बट गया है। वे टुकड़े पृथ्वी पर ही गिरेंगे। हम उन टुकड़ों को फिर से जोड़ सकते हैं और अगर भगवान ने चाहा तो जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। साला एकदम दुरुस्त है और ये काम कर सकते हैं सिर्फ ब्रह्मांड रक्षक। मैं अभी उनसे संपर्क करके उनसे स्प्रिट के टुकड़ों को कब्जे में लेने को कहता हूँ। रोबोट, आपकी सहायता के बगैर तो मार्स मिशन सफल हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मांड रक्षकों को फिलहाल अपनी सुरक्षा पर ध्यान लगाना पड़ रहा था। आह, मेरे दोनों हाथ टूटकर नीचे गिर गए हैं। कुछ ही देर बाद मैं किसी कबाड़ी की दुकान पर तौला जा रहा हूँगा और मैं किसी म्यूज़ियम में मम्मी की जगह पर शीशे के बॉक्स में लेटा मिलूँगा। अगर ये पागल नहीं हुआ होता तो शायद इसको समझाया जा सकता था। अब या तो समय रहते इसका पागलपन दूर हो जाए या फिर वो मारा। अब क्या हुआ ध्रुव, क्या तुम्हारा भी हाथ टूट गया है? नहीं स्टील, मैं इसका पागलपन दूर कर सकता हूँ। पागलों को ठीक करने के लिए बिजली के झटके दिए जाते हैं और तुमने स्ट्रीट लाइट के खंभे को उखाड़ कर ये काम आसान कर दिया। अब मैं हाई वोल्टेज बिजली के इस तार से उसको झटका दे सकता हूँ और उम्मीद कर सकता हूँ कि ये ठीक हो जाए। ये क्या कर रहा है? ये झटका हरिहर के पागलपन को कुछ देर के लिए दूर कर देगा। हरिहर को उठाकर ले जाने का यही मौका है। इस वक्त सभी बेबस हैं। तभी ओह, ये क्या था? फाम! अगले ही पल उसके कानों में एक आवाज़ गूंज उठी। ध्यान से सुनो, मैंने स्पिरिट को नष्ट कर दिया है, पर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरे हैं। एक टुकड़ा तुम्हारे पास ही गिरा है, उसको ढूंढ कर नष्ट कर दो तुरंत। चिंता मत कर, वह टुकड़ा मुझको नज़र आ रहा है। ओके, नष्ट कर दो उसको। मैं ग्रुप के बाकी मेंबरों से संपर्क करता हूँ। बस डॉक्टर गदरे, बहुत हो गया। तुम तुम दोनों ठीक हो गए? कैसे? हाँ, इसका दिमाग काबू में आते ही हम पर हो रहे इसकी किरणों का असर भी रिवर्स हो गया। अब बताओ कि ये सब क्या चक्कर है? क्यों पागल बनाना चाहते हो तुम इसको? और इसके पास एकाएक आश्चर्यजनक शक्तियों के आ जाने के पीछे का क्या राज है? बस, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। अब अगर तुम लोग अपने होश को संभाले रख पाओ तो अपने सवालों के जवाब भी सुन लेना। डॉक्टर गदरे का रूप बदल रहा है ध्रुव। हाँ, मेरा रूप तो बदल नहीं था। अब तो मैं चाहकर भी इसको रोक नहीं सकता था, लेकिन मैं तुमको ज़रूर रोक सकता हूँ। आज ब्रह्मांड रक्षकों के ग्रुप में 2 ब्रह्मांड रक्षक कम हो जाएंगे। जब तुम हरिहर की मामूली सी शक्तियों से नहीं निपट पाए तो फिर मुझसे क्या निपटोगे? ये पागल, मेरा मतलब हरिहर ठीक ही कह रहा था। गदरे वास्तव में ही परख रही है। हमको सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन नए सवाल ज़रूर हमारे सामने खड़े हो गए। अब तो हरिहर को बचाना और भी ज़रूरी हो गया। सिर्फ वही इस रहस्य पर से पर्दा उठा सकता है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन क्या हम इसकी शक्तियों के सामने टिक पाएंगे? मुंबई, 4 जून, सुबह के 2 बजे। न्यूक्लियर बम के पार्ट्स गुजरात के रास्ते आ चुके हैं मैडम। ऑर्डर दें तो माल की अनलोडिंग कराऊं? कराओ, लेकिन अनलोडिंग से पहले माल लाने वाली पार्टी अपना रोकड़ा मांग रही है। ठीक है, उनके 10 करोड़ बनते हैं। जाओ, दे दो पैसे और पार्ट्स को ट्रक से उतरवाओ। कुछ ही देर बाद। अनलोडिंग की ज़रूरत नहीं है प्यारे। इतने पैसों में तो तुम ट्रक भी रख सकते हो। माल चेक कर लो और हमें जाने दो। फिर इस ट्रक को कबाड़ बनाकर फेंक देना। हमारे बीच के रिश्ते का यही इकलौता सबूत है। ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। फिर पुलिस ना तुम्हारे ज़रिए हम तक पहुंच सकेगी और ना ही हमारे ज़रिए तुम तक। मज़ा आ गया। इतने पैसों के लिए तो मैं देश तो क्या पूरी दुनिया को बेच डालूं। दुनिया को बेचेगा किसे? मंगल ग्रह वालों को। नासा वाले ढूंढ रहे हैं ना, कुछ ही दिनों में मंगल के ग्राहक भी मिल जाएंगे। अरे ये कुत्ते, ये ढेर सारे कुत्ते कहाँ से आ गए? हटाओ इनको रास्ते से और कोई टैक्सी ढूंढो। वाह 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 वाह। जानते हो भाई, डरपोक इंसान और कुत्ते एक से क्यों होते हैं? दोनों एक ही गोली के धमाके से भाग जाते हैं। एक कुत्ते की खोपड़ी में गोली उतार दूंगा तो बाकी अपने आप भाग जाएंगे। गन कुत्तों की तरफ तनी, मगर ये कुत्ते शायद गन को देखने के आदी थे, क्योंकि गोली दग पाने से पहले अरे, इसने तो मेरे हाथों से गन ही लपक ली। कहीं ये 10 करोड़ से भरा बैग न लपक लें। भाग! अरे वह रही एक टैक्सी। टैक्सी टैक्सी! चलो चलो भाई, जल्दी चलो। कहाँ चल रहे हैं? कुत्तों से दूर, मेरा मतलब रेलवे स्टेशन चलो, एयरपोर्ट चलो, कहीं भी चलो। कुत्ते तो हर जगह हैं कुत्तों, वरना जब तुम मरोगे तो तुम्हारी लाशें कौन खाएगा? क्या बकवास कर रहा है तू? जानता नहीं किससे बात कर रहा है? पर तू नहीं जानता कि तू किससे बात कर रहा है।
एक्सीडेंट। मुझे मेरे अंडरवर्ल्ड के सूत्रों से इस बात की जानकारी पहले ही लग गई थी कि गुजरात से एक ट्रक न्यूक्लियर बम के पार्ट्स को लेकर मुंबई आ रहा है। मैं चाहता तो उस ट्रक को रास्ते में ही रोक सकता था, पर मुझको उस शख्स तक पहुंचना तो जो इस विनाशकारी हथियार को का प्रयोग निर्दोषों की जान लेने के लिए करना चाहता है। अब मुझको ये पता चल चुका है कि वह बम बनाने की इच्छा रखने वाला शख्स यहाँ पर है। अब यहाँ पर बम तो ज़रूर फटेगा, लेकिन उस बम का नाम होगा टोगा, और उसमें बारूद की जगह भरा होगा टोगा के गुस्से का लावा। उस गोदाम के अंदर सारे पार्ट्स फिट हो चुके हैं मैडम। इसमें प्लूटोनियम भी डाला जा चुका है। अब ये बम फटने के लिए तैयार है। शाबाश। लेकिन हमको इसे फोड़ना नहीं है। इसका क्या काम है ये समय आने पर तुमको पता चल जाएगा। अब अरे, चीफ का मैसेज आ रहा है। यस चीफ, जल्दी बोलो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। स्प्रिट को मैंने नष्ट कर दिया है, पर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिर रहे हैं। एक टुकड़ा मुंबई की तरफ गिर रहा है। उसको ढूंढ कर तुरंत नष्ट कर दो, वरना। ओके ओके चीफ, मैं समझ गई। डोगा बिल्डिंग के अंदर आ चुका था। अरे ये क्या था? बाहर ये धमाका कैसा था? खैर कुछ भी हो, मुझे अभी अपना ध्यान भटकाना नहीं है। ओह, इन्होंने तो बम को पूरा बना लिया। इनको तुरंत काबू में करना होगा। डोगा की तरह मैडम के सामने भी नई मुसीबतें आ रही थीं। ओह, स्प्रिट का टुकड़ा मेरे पास ही गिरा है। पर ये क्या, गोदाम में कोई बाहर वाला भी है, और वह वहाँ पर है। रोको उसे। डोगा? ये तो डोगा है। इसको रोकना हमारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे बस की शायद ना हो, लेकिन इन हथियारों की बस की है। डोगा की बचकानी बंदूकें इनकी किरणों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। ये हथियार कैसे? पर मैडम, आपके चेहरे को क्या हो रहा है? आपका चेहरा तो शैतानों जैसा होता जा रहा है। व्हाट? इसका एक ही मतलब है, उस पागल के दिमाग से हमारा संपर्क टूट रहा है। अब समय नहीं है, मुझको जल्दी से जल्दी जाकर स्प्रिट के उस टुकड़े को नष्ट करना होगा। और जब तक मेरे आदमी डोगा को रोकेंगे तब तक मैं ये काम आराम से कर लूँगी। तुम लोग डोगा को रोको, भून डालो उसे। तब तक मैं ये पता करती हूँ कि मेरा रूप क्यों बदल रहा है। मैडम को हो क्या क्या है पता नहीं, पर उस बात का डोगा को खत्म करने से कोई संबंध नहीं है। भून डालो इसे। उफ, मेरे हथियार इन विनाशकारी हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। अब तो जान बचानी भी मुश्किल है। हर जगह हो रही इन लड़ाइयों में अब एक नया कारण जुड़ने जा रहा था। यस प्रबोट, मैं समझ गया। अगर तुम मुझको ये सूचना ज़रा सा पहले दे देते तो मैं स्प्रिट के टुकड़ों में हवा में ही लपक लेता। अब बस यही मनाओ कि वे टुकड़े किसी आबादी वाले स्थान पर ना गिरे। अगर ऐसा हुआ तो जान माल का भारी नुकसान होगा। मैं अभी ब्रह्मांड रक्षकों को उन टुकड़ों को अपने कब्जे में लेने की सूचना भेज देता हूँ। रॉबोट के मुताबिक स्प्रिट 3 टुकड़ों में बट गया है, और वे टुकड़े मुंबई, राजनगर और महानगर क्षेत्रों में गिरने वाले हैं। मुझे तुरंत डोगा, नागराज और ध्रुव को संदेश भेजने होंगे, और अगर संपर्क ना हो पाया तो शक्ति और मैं खुद जाकर ये संदेश दूसरे ब्रह्मांड रक्षकों तक पहुंचाएंगे। ध्रुव और स्टील को फिलहाल हरियर को बचा पाना ही एक बड़ा काम लग रहा था। आह, ये तो हमको हवा में टकरा कर ख़त्म कर देना चाहता है। हमको नहीं, सिर्फ मुझको स्टील, क्योंकि हम दोनों अगर टकराते तो हड्डी पसली तो से मेरी ही टूटती। अब तुम तो बच गए, पर मैं शायद साबुत ना रहूं, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरकर मैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाऊंगा। मेरे पास तो तुम्हारी तरह स्टार लाइन भी नहीं है। मेरा एकमात्र सहारा सिर्फ मेरा रिमोट हेलीकॉप्टर है, जो इतनी जल्दी यहाँ तक नहीं आ सकता। ध्रुव और स्टील, तुम में से जो भी मुझे सुन रहा है ध्यान से सुनो। ये तो परमाणु है। सुनो कि क्या कह रहा है। पृथ्वी की तरफ आ रहे मंगल खोजी यान स्प्रिट को किसी ने नष्ट कर दिया है। उसका एक टुकड़ा राजनगर में ही गिरेगा। उसको ब्रह्मांड रक्षकों के द्वारा कब्जे में लिया जाना बहुत ज़रूरी है। लो, ये जिस टुकड़े की बात कर रहा है वो तो यहीं पर गिरा है। उसकी बाद में सोचेंगे, पहले तो मेरी सोचो, मैं गिर रहा हूँ। तो फिर तुमको बचाने का एक ही तरीका नज़र आ रहा है, पर वह तुम्हारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। कैसा तरीका? ओह तो नहीं, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। मेरी स्टार लाइन तुम्हारा बोझ नहीं संभाल सकती। कैसा तरीका? ओह, तुमने मुझे इतनी ज़ोरदार किक क्यों मारी? लगभग 5 सेकंड के बाद स्टील का शरीर स्विमिंग पूल के पानी में डूब रहा था। स्टील का शरीर टूटने से तो बच गया था, लेकिन ध्रुव द्वारा सोचा गया खतरा भी उसके सामने मुंह बाकर खड़ा हो गया था। पानी ने स्टील के नाजुक सर्किटों को शॉर्ट करना शुरू कर दिया था। एक ब्रह्मांड रक्षक रास्ते से हट चुका था, और अब उस प्राणी के रास्ते में सिर्फ एक अवरोध बचा था। सुपर कमांडो ध्रुव, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत कर लड़के, वरना मैं तेरी जिंदगी का रास्ता छोटा कर दूंगा। परमाणु ने तो बड़े आराम से कह दिया था स्प्रिट के टुकड़े पर कब्जा कर लो, लेकिन कब्जा करूं तो कैसे? इसकी शक्तियों के सामने तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। यही है ब्रह्मांड रक्षकों की शक्ति। तुझसे तो लड़ने में मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा है। आ मुझे खुद भी बचना है। इस पागल को भी इससे बचाना है, और इसको स्प्रिट के मलबे से दूर भी रखना है। और मैं इनमें से एक काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझको ना तो इसकी शक्तियाँ पता हैं और ना ही इसकी शक्तियों का राज। इसको अपने से दूर रखना होगा। ये क्या है?
ये तो शायद इस कार के सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम का रिमोट है। बस बन गया काम। तू कार के अंदर घुसकर मेरे वारों से बचना चाहता है, पर ऐसा होगा नहीं। मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ। वह प्राणी भी ध्रुव के पीछे पीछे लपका, लेकिन ध्रुव की फुर्ती वह भांप नहीं पाया था। ध्रुव ने दूसरी तरफ से निकलकर कार के दरवाजों को बंद कर दिया था और रिमोट ने कार के सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को चालू कर दिया था। अब ये थोड़ी देर तक अंदर ही बंद रहेगा और मैं उतनी देर में स्प्रिट के टुकड़े को उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। ध्रुव अनजाने में ही वह लड़ाई जीत चुका था। और ये क्या, कार के अंदर पहुंचकर ये शक्तिहीन सा क्यों हो गया है? इसकी शक्तियाँ इसको कार से बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। यह आम इंसानों की तरह कार को खोलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ही है, अब मैं इस पागल को स्प्रिट के इस टुकड़े के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा, फिर वापस आकर इससे निपटूंगा। उम्मीद है कि तब तक ये कार में ही बंद रहेगा। इस कार के अंदर आकर मुझे सेंट्रल लैब से मिलने वाले पावर सिग्नल्स बंद हो गए और वह लड़का मेरे काम की दोनों चीज़ें लेकर भाग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक बार में ही डैशबोर्ड चकनाचूर हो गया। तारे सामने नजर आने लगी और उसके हाथ उन तारों को एक नए तरीके से जोड़ने लगे और कार स्टार्ट होकर ध्रुव के पीछे दौड़ पड़ी। ओ गॉड, इसने तो कार को स्टार्ट कर लिया, जबकि चाबी तो मेरे पास थी। पर इस कार की गति इतनी तेज़ कैसे हो गई? यह तो कम से कम 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेरे पीछे आ रही है। ध्रुव को रास्ते में ही रुक जाना पड़ा। ओह, इसने मेरा रास्ता घेर लिया है। पर अब यह क्या करेगा? अगले ही पल ध्रुव को जवाब मिल गया। अरे, कार की हेडलाइटों से धमाका क्यों हो रहा है? समझ गया, इसने किसी अनजान तकनीक की मदद से कार की हेडलाइट को हाई पावर लेज़र बीम में बदल दिया है और इसकी मदद से यह मुझे, इस पागल को और स्प्रिट के टुकड़ों को एक साथ नष्ट कर देना चाहता है। और इन दोनों बोझ को संभालने के कारण मैं स्टारलाइन का प्रयोग भी ठीक से नहीं कर सकता। पर अगर लेज़र बीम से बचना है तो स्टारलाइन का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। ध्रुव ग्रैंड मास्टर रोबो की पतली लेज़र बीम को छकाने में तो कई बार कामयाब हुआ था, लेकिन यह विनाशकारी बीम उससे कई गुना ज़्यादा मोटी और विनाशकारी थी। हा 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 हा। अब शक्ति स्थल की शक्ति भी हरिहर की मदद नहीं कर पा रही है, क्योंकि स्प्रिट में मौजूद शक्ति स्थल की पावर भी स्प्रिट के साथ साथ टुकड़ों में बंट चुकी है। अब मुझको हरिहर को जिंदा रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब एक ही बार में ये तीनों खत्म हो जाएंगे। आह, शुक्र है कि हम ज़्यादा ऊपर से नहीं गिरे, वरना इसे हमको मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब बचना मुश्किल था। डबल लेज़र बीम निशाने पर तन चुकी थी, लेकिन लेज़र बीम दगने से पहले हेडलाइटों का रुख आसमान की तरफ हो गया था। थैंक गॉड कि तुम वक्त पर आ गए स्टील। पर तुम्हारे सर्किट पानी में ख़राब होने से बच कैसे गए? बचे कहाँ ध्रुव, मेरे आधे से ज़्यादा सर्किट ख़राब हो चुके हैं। अभी तो मेरा शरीर इमरजेंसी पावर पर चल रहा है। चलो, तुम्हारे आने से मेरा एक काम तो आसान हो गया। अब तुम इसको रोक कर रखो, तब तक मैं स्प्रिट के टुकड़े को ठिकाने लगा कर आता हूँ। इसको रोकने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं ध्रुव, क्योंकि अब यह होश में ही नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं इस कार को नष्ट करूँगा, ताकि इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम नष्ट हो जाए, ये विनाशकारी लेज़र बीम बंद हो जाए। और उसके बाद तू मरेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिस्टम खत्म होने से लॉकिंग सिस्टम भी खत्म हो जाएगा और दरवाजे खुल जाएंगे। अब मुझको पावर सिग्नल फिर से मिल रहे हैं। अब मैं कोई चूक नहीं करूंगा। कम से कम 2 ब्रह्मांड रक्षकों को तो मैं रास्ते से हटा ही दूंगा। पावर! इसका बदन तो ऊर्जा से चमकने लगा है। अब देखो मेरा कहर। बादलों में दौड़ती बिजलियों की तरह धरातल पर बिजली की लाइनें चमकने लगीं और कुछ ही पलों में ये ऊर्जा की तरंगें तुम सबको झुलसा देंगी। स्प्रिट का मलबा भी नहीं बचेगा। तू भाग्यवान है ध्रुव, तू फटाफट खाक हो जाएगा, जबकि स्टील को पिघल पिघल कर मरना पड़ेगा। इन विद्युत तरंगों से बचने का एक ही रास्ता है, मैं इस कार पर चढ़ जाता हूँ। रबर के विद्युत रोधी टायर मुझे बिजली के खतरनाक झटकों से बचा लेंगे। पर कब तक ध्रुव, कब तक? रबर भी इस ऊर्जा की गर्मी से पिघल रहा है। इसके बाद तो पूरी कार ही पिघल जाएगी। पर तब तक तू झटके से मर चुका होगा हरिहर के साथ। ओह, टायर सच में पिघल रहे हैं। क्या बचने का कोई रास्ता नहीं है? स्टील का शरीर तक पिघलना शुरू हो गया था और ऊर्जा के झटके उसको हिलने तक का मौका नहीं दे रहे थे। ओह, अब क्या करूं? एक काम हो सकता है। यस, इस कार को स्टील ने पटक कर कमज़ोर कर दिया है। मैं अगर अपनी पूरी ताकत लगाऊं तो कार की मेटल बॉडी को अलग कर सकता हूं। कुछ ही देर में कार की बॉडी सड़क पर पड़ी हुई ठोस से तरल में बदलती जा रही थी। यह क्या कर रहा है? क्या इसको मरने की बहुत जल्दी है? और फिर स्टील, ध्यान से सुनो। तुमको अपनी पूरी इच्छा शक्ति जुटानी पड़ेगी, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही हम तीनों को स्प्लिट के टुकड़े को बचा सकते हो। सुनो। समझ गया ध्रुव। अब मुझे ना बिजलियाँ रोक सकती हैं और ना ही आंधी, क्योंकि मैं एक ब्रह्मांड रक्षक हूँ। मेरे रहते मानवता के दुश्मन सफल नहीं होंगे। अरे कमाल है, पैर गल रहे हैं लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता आ रहा है मेरी तरफ। स्टील के उस वार ने स्टील के साथ साथ उस प्राणी को भी हिला डाला।
उसका ऊर्जा में शरीर हवा में उड़ता हुआ पिघलती हुई कार की बॉडी की तरफ तरल धातु पर जा गिरा। देखते ही देखते उसका शरीर धातु की परत में लिपटता चला गया और चारों तरफ दौड़ रही ऊर्जा की लकीरें मिटने लगी। ये चमत्कार कैसे हो गया ध्रुव? जब मैंने इसको कार में बंद किया था तो इसकी शक्तियां कुछ देर के लिए नष्ट हो गई थी। शायद ऐसा कार की मेटल बॉडी में मौजूद लेड धातु के कारण हुआ होगा। लेड धातु कई तरह की रेडियो तरंगों को रोक सकती है। मुझे पक्का यकीन है कि इसको शक्ति देने वाले सिग्नल कहीं और से मिले थे। अब सिग्नल ना मिल पाने के कारण ये शक्तिहीन हो गया है। जिसको फोरोब सबसे कमज़ोर ब्रह्मांड रक्षक समझ रहा था, उसी ने उसको बेबस कर दिया है। अब यह स्प्रिट के टुकड़े को नहीं ला सकता, पर मुझे इसको तो बचाना ही होगा। टेलीपोर्टेशन रे की मदद से इसको यहाँ पर खींच लेता हूँ और उसके बाद मैं देखूँगा कि मुंबई में गिरे टुकड़े को लाने में डोरोली सफल हो पा रही है या नहीं। और लगभग तुरंत ही, अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हारा शक ठीक था ध्रुव। जहाँ से इसको पावर भेजी जा रही थी, इसको ज़रूर वहीं पर ले जाया गया होगा। खैर, हम इसका पीछा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस पागल को अस्पताल ले जाकर उसको होश में ला सकते हैं। शायद इससे ही हमको इस सारे घटनाक्रम को सुलझाने का रास्ता मिल जाए। अस्पताल में हमको उसके दिमाग का इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा है और उसके दिमाग के अंदर से हमको ये मिला है। ये तो माइक्रोचिप लगती है, पर मैंने आज तक ऐसी चिप कभी नहीं देखी। और हाँ, उसके अंदर हमको पागलपन के कोई लक्षण नहीं मिले। वैसे उसको 1-2 घंटों में होश आ जाएगा। फिर चाहो तो उससे हल्की फुल्की पूछताछ भी कर सकते हो। ठीक है डॉक्टर, तब तक मेरी रिपेयर पूरी हो जाएगी। तब तक मैं अभी स्प्रिट के टुकड़े को ब्रह्मांड रक्षक के हेडक्वार्टर पर पहुंचा कर लौट आऊँगा। स्प्रिट के दूसरे टुकड़े को हासिल करने के लिए जद्दोजहद जारी थी। आह, इनके हथियारों से बच पाना मुश्किल है, क्योंकि इनका निशाना अचूक है और धमाके जानलेवा। मैं इन गुंडों के पास फटक नहीं पा रहा हूँ। बस एक बार इनके हाथों से ये गने छूट जाए तो। ओह हाँ, अभी इसका इंतज़ाम करता हूँ। कुलाचे भरता हुआ टोका का शरीर फिर से पहली मंजिल की तरफ लपक गया, जहाँ पर रखा हुआ था वह सूटकेस जिसमें 10 करोड़ के नोट भरे हुए थे। इस सूटकेस को मैं सबूत के तौर पर साथ लेता आया था, पर अब यही सूटकेस मुझे बचाएगा। जब पैसों के लालची ये गुंडे हवा में उड़ते हज़ारों नोटों को देखेंगे, अरे देखो, हज़ार हज़ार के नोट लूट लो, तो नोट समेटने के चक्कर में बंदूकें अपने आप इनके हाथों से छूट जाएंगी और फिर डोगा का एक एक निशान ही इनके लिए काफ़ी होगा। और उसके बाद मैं देखूंगा वह रहस्यमय औरत बाहर के क्या करने गई है। क्या बाहर हुए धमाके और उसके बाहर जाने में कोई संबंध है? लेकिन डोगा को बाहर आने में देर हो गई थी। बाहर गिरने वाला टुकड़ा स्प्रिट का ही मलबा था और वह डोरोली के हाथ लग चुका था। सफलता। अब मैं उस ब्रह्मांड रक्षक के आने से पहले यहाँ से स्प्रिट के टुकड़े के साथ गायब हो चुकी होंगी। टेलीपोर्ट में चीफ। पावर लैब से होती हुई टेलीपोर्टेशन बीम डोरोली की तरफ बढ़ चली, लेकिन उसके डोरोली के पहुंचने तक डोरोली वहां पर नहीं थी। अच्छा हुआ कि डोगा ने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया, वरना मुझे यहाँ पर नहीं आना पड़ता। खैर, बाकी ब्रह्मांड रक्षकों को तो मेरा संदेश मिल ही गया है। ध्रुव और स्टील सफल हो चुके हैं। नागराज कभी असफल हो ही नहीं सकता, और इस टुकड़े को मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो फिर मरने आ गया परमाणु। 1 साल पहले तो तेरा सामना मशीनों से हुआ था, इसलिए तो बच गया था, पर अब हम खुलकर सामने आ गए। तू यूं समझ ले कि तेरी मौत तेरे सामने आ गई है। ओह, पानी का ये तुम्हारा रचा हुआ षड्यंत्र था। तुम शक्ल से ही परग्रही लग रही हो, कहीं तुम मंगल ग्रह की प्राणी तो नहीं हो? तूने ठीक ही समझा है ब्रह्मांड रक्षक। हम आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से पृथ्वी पर रह रहे हैं, लेकिन आज तुम्हारे कारण हमारा रहस्य खुलने वाला है। ऐसा ना हो, इसलिए तुम्हारा मरना ज़रूरी है। मुझे मौत से डर नहीं लगता, पर मौत को मुझसे ज़रूर डर लगता होगा। इसलिए तुम जैसे लोगों की कोशिशों के बावजूद वह मेरे पास आकर पलट जाती है। आज ऐसा नहीं होगा। हमारी वैज्ञानिक शक्तियाँ तुम्हारे बचकाने विज्ञान से हज़ारों गुना ज़्यादा उन्नत हैं। हम वह कर सकते हैं जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। हम हर तत्व को मनचाहे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वह पृथ्वी हो, आकाश, अग्नि, जल या फिर वायु। आह, इसने वायु का ऐसा बवंडर पैदा कर दिया है जो मेरे शरीर को 2 अलग अलग दिशाओं में घुमा रहा है। ऊपर वाला हिस्सा इधर घूम रहा है तो नीचे वाला हिस्सा उधर। जल्दी मेरी रीढ़ की हड्डी जवाब दे जाएगी। तभी परमाणु, मैं ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर से ध्रुव बोल रहा हूँ। स्प्रिट का एक टुकड़ा मैं यहाँ पर ले आया हूँ। और सुनो, मुझको परग्रही जैसे दिखने वाले एक प्राणी ने रोकने की कोशिश की थी। इनको कहीं और से पावर सिग्नल भेजकर उनके द्वारा पावर दी जाती है, पर इन सिग्नल्स को लेड धातु रोक लेती है। अगर तुम्हारा ऐसे प्राणियों से सामना हो तो तुम भी यही ट्रिक आजमाना। मैं ये मैसेज बाकी ब्रह्मांड रक्षकों को भी भेज रहा हूँ। थैंक्स ध्रुव। मैं ध्यान रखूँगा। ओवर। ओह, अब तो हवा के घर्षण से मेरा सूट भी चलने लगा है। लेड मिले ना मिले, पर अब मैं दूसरों को डेड ज़रूर मिलूंगा, क्योंकि इस बवंडर के बीच मैं परमाणु कणों में बदलने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँ?
डोगा को अभी तक कोई संदेश नहीं मिल पाया था। ओह, परमाणु भी यहाँ पर है और वह किसी बवंडर पर फंसा हुआ है और ये औरत कुछ उठाकर भाग रही है। इसको रोकना होगा। ज़रूर इसी ने परमाणु को इस मुसीबत में फंसाया है और अब यही इस मुसीबत को दूर कर सकती है। रुक जाओ, वरना भागने के लिए टांगें नहीं बचेंगी। ओह, तुम मेरी उम्मीद से जल्दी बाहर आ गए डोगा। पर कोई बात नहीं, तुमको धमाके और बहता खून देखना बहुत पसंद है ना। लो, अब तुम धमाके और खून का बहना महसूस करो। आह, मेरी गन और पाँचों में रखी मैगजीनें फट रही हैं। पड़ाम! आह! ब्रह्मांड रक्षक नाम रख लेने से कोई शक्तिशाली नहीं बन जाता। अब तुम दोनों मरोगे एक साथ। बड़ी मुश्किल से डोगा ने व्यवहार बचाया। पड़ाम! डोगा अगर किसी को अपने हथियार से नहीं मार पाता है मैडम, तो फिर वो उसको अपने ही हथियार से खत्म कर देता है। उफ, इसने मुझको मेरे ही बवंडर में फेंक दिया है। अब अगर मुझको बचना है तो मुझको ये बवंडर रोकना ही पड़ेगा। आह, शुक्र है तरीका काम में आ गया। यही एकमात्र तरीका था परमाणु को बचाने का और इसको बेबस करने का। थैंक्स डोगा। अब मुझको इससे निपटने का तरीका समझ में आ गया है। ध्रुव का मैसेज आया था। उसके अनुसार इसकी पावर का मुख्य स्रोत पावर सिग्नल है, जो इनको कहीं और से मिलते हैं। वैसे तो लेड धातु उन सिग्नलों को रोक सकती है, परंतु यहाँ पर लेड धातु मिलेगी नहीं। इसलिए मैं अपने परमाणु सिग्नलों के द्वारा उन पावर सिग्नलों को इसके पास तक पहुँचने से रोकूंगा। उसके बाद ये हमारी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाएगी। आह, मैं सचमुच शक्ति विहीन हो रही हूँ। मेरे पास शक्तियाँ खत्म हो रही हैं। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। बताओ क्या चक्कर है ये? क्या चाहते हो तुम मंगलवासी? वैसे तो हम तुमको विनाश से बचाना चाहते हैं, पर तुमको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, इसलिए समझाना बेकार है। इसको ब्रह्मांड रक्षकों के हेडक्वार्टर ले चलते हैं। वहीं पर यह पूरी कहानी उगलेगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। तुमने पावर सिग्नल काट कर मेरी शक्ति ज़रूर खत्म कर दी है, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा समय आ सकता है, इसलिए मैंने उसका इंतज़ाम कर रखा था। अगर मुझे पावर सिग्नल शक्ति नहीं देंगे तो एटॉमिक पावर देगी। एटॉमिक पावर? यानी वह बम? रिमोट के सिग्नल मिलते ही एटॉमिक रिएक्शन चालू हो गया और उसमें से एटॉमिक रेडिएशन निकलकर चारों तरफ फैलने लगा और उनका असर भी सामने नज़र आने लगा। आह, ये रेडिएशन हम पर असर कर रहे हैं। खाल में जलन हो रही है। मेरी परमाणु तरंगें इस रेडिएशन को रोक नहीं सकती, और अगर ज़्यादा देर तक हम इस रेडिएशन में रहे तो हम ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से मर भी सकते हैं डोगा। इतना मत डरो, तुमको मरने में इतना समय नहीं लगेगा। तुम लोगों को मारना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन तुम्हारे ज़िंदा रहने से हम पर खतरा मंडरा सकता है, इसलिए तुम दोनों को मरना ही होगा। आह, हमें इस रेडिएशन को रोकना होगा परमाणु, वरना इसकी शक्तियाँ बढ़ती ही जाएंगी। परमाणु शक्ति मेरी ताकत है डोगा, और परमाणु शक्ति से परमाणु शक्ति को खत्म नहीं किया जा सकता। पर ऐसा कर नहीं होगा परमाणु, वरना जो वार ज़मीन में इतना गहरा गड्ढा कर सकता है वह भला हमारा क्या हल करेगा। हमारे पास ऐसे कोई हथियार नहीं है जो इसकी शक्तियों को रोक सकें डोगा, और जब तक उसकी शक्तियाँ नहीं थमेंगी तब तक हम यहाँ से कभी नहीं हिल पाएंगे, ना मरने से पहले और ना ही मरने के बाद। इसको रोकने लायक हथियार हमारे पास ना सही परमाणु, लेकिन कहीं और तो हैं। वाह वाह वाह! डोगा के दोस्त हर जगह मौजूद थे और वे डोगा का हर इशारा समझते थे। ये क्या है डोगा? वे हथियार जो इसने ही हवा से पैदा किए थे। अब इसी की जूती इसी के सर पर मारने के समय आ गया है। आ! ये खेलने इसको रोक कर रखेंगी परमाणु, तब तक तुम परमाणु बम को ठिकाने लगाओ। ओके डोगा, मैं अभी गया और अभी आया। मैं बम तो ले आया डोगा, पर इसको ठिकाने लगाऊं कैसे? जहाँ भी इसको फेंकूंगा वहाँ पर रेडिएशन का प्रदूषण फैलेगा। तू मुझे मेरा काम पूरा करने से रोकना चाहता है तो मैं तेरी सांसों को ही रोक दूंगी। इसने ये क्या किया? इसने एटॉमिक रिएक्शन को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। अब ये बस कुछ ही पलों में फट पड़ेगा। अब हम इसे नहीं, ये हमको ठिकाने लगा देगा, और मैं टेलीपोर्टेशन बीम द्वारा यहाँ से गायब हो चुकी होंगी। मलबा लेने में फिर आ जाऊंगी, क्योंकि स्प्लिट के मलबे में मौजूद शक्ति केंद्र की शक्ति इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचने देगी। अब हम क्या करें डोगा? पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है, और ये है वह गड्ढा। बम को इसमें डाल दो। परमाणु बम डोरोली के वार से बने गड्ढे में सैकड़ों फुट नीचे गिरता चला गया, और उसी पल डोगा के हाथ में थमी उस अद्भुत गन का रुख भी गड्ढे की तरफ मुड़ गया। किरणों के धमाके टनों मिट्टी से गड्ढे को भरते चले गए। भड़ाम! और फिर जब बम फटा तो उसका धमाका सतह से ज़रा सी धूल उड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाया। कोई नुकसान नहीं हुआ। लगता है बम में ज़्यादा एटॉमिक मटेरियल नहीं भरा था, और जो था उसका प्रयोग इसने शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए कर लिया था। अब इस मंगलवासी को देखो परमाणु, टेलीपोर्टेशन किरण अपना रुख बदलकर इसकी तरफ बढ़ रही है। ये गायब हो रही है। उह! कोई बात नहीं डोगा, वह स्प्रिट का टुकड़ा छोड़कर भागी है। चलो इसे लेकर ब्रह्मांड रक्षकों के हेडक्वार्टर चलते हैं और उस गुप्त पावर लैब में।
तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैं स्प्लिट का वह टुकड़ा हासिल कर सकती थी। यही बात फोरोब भी कह रहा था। शर्म की बात है, पिटने के बाद भी तुम लोगों को अकल नहीं आई। गलती तो तुम्हारी भी है चीफ। सैकड़ों वर्षों से हम पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में रह रहे हैं। हमने मनुष्यों की प्रगति को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इतने अनुभव के बावजूद भी तुम ये अनुमान नहीं लगा पाए कि ये मानव कितने शक्तिशाली और बुद्धिमान है। यह समय एक दूसरे पर दोषारोपण करने का नहीं है। स्प्लिट के दो टुकड़ों को हम खो चुके हैं। अब हमारी उम्मीदें तीसरे टुकड़े पर टिकी हैं। अगर हमने उसको हासिल कर लिया तो फिर हम इन दोनों टुकड़ों को हासिल करने का प्रयास फिर से करेंगे। अब देखना यह है कि डोमोरा स्प्लिट के तीसरे टुकड़े को नागराज से वापस ला पाता है या नहीं। स्प्लिट का टुकड़ा महानगर में समुद्र के किनारे की दलदली ज़मीन में जा गिरा था, और परमाणु से सूचना मिलते ही नागराज ने वहां पर पहुंचने में एक पल भी खराब नहीं किया था। यहीं पर गिरा है स्प्लिट का एक टुकड़ा, लेकिन यहाँ पर गिरने के कारण दलदल में धंस गया है। अब इतने बड़े इलाके में ये कैसे पता चलेगा कि वह टुकड़ा कहाँ पर धंसा हुआ है? सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि ये पता करने के लिए दलदल में जाया कैसे जाएगा। रुक जाओ, आगे मत जाना वरना डूब जाओगे। अरे नागराज, तुम हो? माफ़ करना, अंधेरे के कारण मैं तुमको पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं, पर तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? ड्यूटी बजा रहा हूँ। इस दलदल पर नज़र रखने की जिम्मेदारी मेरी है, ताकि कोई पर्यटक या मछुआरा गलती से इधर आकर दलदल में ना धंस जाए। और अगर कोई दलदल में फंस जाए तो क्या करते हो? बचाता हूँ। पर कैसे? दलदल में कैसे जाते हो? सरकार ने ये होवरक्राफ्ट दे रखी है ना, इसी पर बैठ कर जाता हूँ। होवरक्राफ्ट? अरे समझा, ये वायु दाब से अपने नीचे हवा का गड्ढा बनाती है और उस गड्ढे पर चलती है। जब वह कोई सतह छूती ही नहीं है तो डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। थैंक यू दोस्त, तुमने मेरी एक बड़ी समस्या हल कर दी। अब मैं स्प्लिट की खोज करने दलदल में जा सकता हूँ। यानी इस दलदल में कुछ धंस गया है? पर यह स्प्लिट है क्या भला? कुछ ही देर में नागराज उस गार्ड को सारी स्थिति समझा चुका था। ओह, मज़ा आ गया। 15 सालों में पहली बार कोई रोमांचक काम करने को मिला है, और वह भी तुम्हारे साथ नागराज। पर वह टुकड़ा तुम ढूंढोगे कैसे? यहाँ पर तो न जाने क्या क्या धंसा हुआ होगा। यही तो बड़ी समस्या है। पर इस समस्या का हल है मेरे पास। है? अरे वाह, पर क्या? मेरे सांपों के सिर में एक ऐसा केंद्र होता है जो गर्मी को भांप सकता है। स्प्लिट अंतरिक्ष से यहाँ पर आकर गिरा है। हवा के घर्षण से वह बहुत गर्म हो गया होगा, और जाहिर है कि वह जहाँ पर भी गिरा होगा वहाँ की दलदली मिट्टी भी गर्म हो गई होगी। मेरा सांप उसी गर्म मिट्टी को ढूंढेगा। लो, मिल गया वह स्थान। यहाँ की दलदली ज़मीन काफ़ी गर्म है। होवरक्राफ्ट को रोको। वाह, कमाल है नागराज, तुम्हारे अलावा तो कोई भी इसको ढूंढ ही नहीं सकता था। पर अब तुम टुकड़े को बाहर कैसे निकालोगे? सर पर रस्सी की मदद से। गहरी सांस ले लो मेरे सरपों, और बढ़ती हुई गर्मी का पीछा करते हुए स्प्लिट के टुकड़े तक पहुंच जाओ। कुछ ही पलों बाद ये रहा वह टुकड़ा जिसकी मुझे तलाश थी। अब चलो, ये टुकड़ा लेकर मुझको ब्रह्मांड रक्षकों के हेडक्वार्टर पर पहुंचना है, और वह भी जल्दी से जल्दी। ज़रूर जाना, लेकिन अगर मरकर जिंदा हो सकते हो सिर्फ तब। ये क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? वही जो तुम चाहते हो, स्प्लिट का ये टुकड़ा। इसको लेने के लिए मैं बहुत पहले से यहाँ पर आ गया था, पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस विशाल दलदल में उसको ढूंढूं तो कैसे ढूंढूं। पर तुम आ गए और तुमने मेरी समस्या सुलझा दी। अब तुम जब तक डूबोगे तब तक मैं इस टुकड़े को इसके सही ठिकाने पहुंचा दूंगा। ओह, मैं धंसता जा रहा हूँ, और यहाँ पर सरपरस्ती अटकाने तक की कोई जगह नहीं है। या है? ओह, ये क्या? डोमोरा लगभग कामयाब हो गया था, लेकिन नागराज ने बाजी पलट दी है। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। इसकी सरपरस्ती को काटना होगा। पर ये क्या? इसकी तो सरपरस्ती भी समझदार है। ये खुद ही मेरे वार के रास्ते से हटती जा रही है, और नागराज मेरे पास आता जा रहा है। दलदल पर सर्फिंग करता हुआ नागराज जल्दी होवरक्राफ्ट पर था। अब बताओ, कौन हो तुम? स्प्लिट का टुकड़ा हासिल करना क्यों चाहते हो? पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो नागराज। मेरा रास्ता रोककर तुम मरना क्यों चाहते हो? ओह, एकाएक इसके शरीर से तेज धार वाले अंग फूटने लगे हैं, और ये धारदार हथियार मुझे काट कर रख सकते हैं। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना होगा। हा 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 हा। गायब होकर तू सिर्फ अपनी जान बचा सकता है नागराज, पर मुझसे स्प्लिट का टुकड़ा हासिल नहीं कर सकता। हिम्मत है तो मुझसे ये टुकड़ा छीन कर दिखा। ये सही कह रहा है, मेरा मकसद स्प्लिट के टुकड़े को हासिल करना है। मुझको सर पर रस्सी में कैद करना चाहता है नागराज। पर देख, ये तो मेरे आर पार निकल गई। अब मैं तुझे दिखाऊंगा एक चमत्कार, तुझे मौत देने का एक नायाब तरीका। अरे, इसका हाथ तो मेरी छाती में घुस गया है। तू चकित हो गया ना नागराज? अब तेरा दिल मेरी मुट्ठी में है। मैं अपनी मुट्ठी को जरा सा कसूंगा और तेरा दिल खून भरे गुब्बारे की तरह फट जाएगा। आह! डोमोरा नागराज की चाल को सही तरह से समझ नहीं पाया था। सर पर रस्सी का निशाना डोमोरा का शरीर नहीं, बल्कि होवरक्राफ्ट का ब्रेक था। सर पर रस्सी ब्रेक को खींचती चली गई।
और होवरक्राफ्ट एक झटके से रुक गई। पर गति के पहले नियम ने डोमोरा को हवा में उड़ा दिया, क्योंकि होवरक्राफ्ट की गति रुक गई थी, डोमोरा के शरीर की नहीं। आह, बाल बाल बचा। मुझे पता था कि होवरक्राफ्ट एक झटके से रुकने वाली है, इसलिए मैंने रेलिंग को कस के पकड़े रखा था। अब मेरी जगह पर तुम हो, पर घबराओ मत, मैं तुमको डूबने नहीं दूंगा। मुझे अभी तुमसे कई बातों के जवाब मालूम करने हैं। मैं डूबूंगा नहीं नागराज, मैं हवा में से ही स्प्रिट के टुकड़े को खींच लूंगा और टेलीपोर्टेशन किरण मुझको मेरी मंजिल तक पहुंचा देगी। और तू मुझे नहीं रोक सकता नागराज, क्योंकि तेरी अद्भुत नाग शक्तियों के बावजूद तोड़ नहीं सकता। आखिरकार डोमोरा कामयाब हो ही गया। चलो, एक टुकड़ा तो हमारे हाथ लगा। क्या सचमुच? अरे, ये क्या हो रहा है? स्प्रिट का ये टुकड़ा गर्म क्यों हो रहा है? इसका तापमान तो सैकड़ों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। इतनी गर्मी तो मैं भी नहीं संभाल सकता। मैं ये टुकड़ा पकड़े नहीं रख सकता। आओ! ये हो क्यों रहा है? इसको मैं अपनी ऊष्मा किरणों से गर्म कर रही हूँ। अब ये टुकड़ा फिर से ब्रह्मांड रक्षकों के पास है। शक्ति, बिल्कुल सही वक्त पर आई तुम। बस बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अब मैं और समय खराब नहीं कर सकता। मैं डोमोरा का वापस बुला रहा हूँ। ये तो गायब हो रहा है। होने तो नागराज, फिलहाल हमको इस टुकड़े को नासमय प्रबोध तक पहुँचाना है। ठीक है, बाकी दोनों टुकड़े भी हेडक्वार्टर पहुँच चुके हैं। उनको भी इस टुकड़े के साथ भेजना होगा। और उस गुप्त लैब में। मुझे वापस क्यों बुलाया चीफ? तुमको मुझे वापस बुलाने के बजाय मुझे और शक्तियाँ देनी चाहिए थी। ब्रह्मांड रक्षकों को पता चल चुका है कि हम पावर को किरणों के रूप में भेजते हैं। उन्होंने इन तरंगों को रोकने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। तुम अकेले तो ब्रह्मांड रक्षकों से भिड़ते तो ज़रूर पकड़े जाते, और फिलहाल हम अपना एक सदस्य खो नहीं सकते। फिर तुम्हारे ख्याल से अब हमको क्या करना चाहिए? भाई, जो हमने पिछले सैकड़ों वर्षों में नहीं किया। हमको खुलकर इस दुनिया के सामने आना पड़ेगा। ब्रह्मांड रक्षकों से मिलकर उनको पूरी बात समझानी होगी, उनसे मदद लेनी होगी। इन मामूली पृथ्वीवासियों से मदद मत भूलो कि यहाँ पर हमारा हर सदस्य मामूली पृथ्वीवासियों से मात खा चुका है। ब्रह्मांड रक्षकों के हेडक्वार्टर में किसी को चाय पीनी है? गर्म दूध हो तो मैं एक गिलास पीऊँगा। चाय मैं पीऊँगा। तुम चाय लोगे डोगा? डोगा तो सिर्फ अपराधियों का खून पीता है, कानून तोड़कर। तू तो वो भी नहीं पी सकता स्टील, क्योंकि तेरे सारे सर्किट ही खराब हो जाएंगे। हम पियेंगे अमन का जाम। हम तुम्हारे साथ मित्रता करने आए हैं। भूत के मुंह से राम राम, ये इनकी कोई चाल है नागराज? हो सकता है डोगा, पर इनकी बात सुनने में कोई बुराई नहीं है। कहो, क्या कहना चाहते हो? हम मंगल ग्रह के प्राणी हैं, जिनको तुम अपनी भाषा में मार्शियन कहते हो। हमारी उम्र पृथ्वी के वर्षों में सैकड़ों वर्षों की होती है। हम आज से लगभग 370 साल पहले पृथ्वी पर आए थे, और हमारा पृथ्वी पर आने का कारण था हमारी पूरी सभ्यता का नष्ट हो जाना। मंगल ग्रह की पूरी आबादी के नष्ट हो जाने का कारण क्या था? वही शक्तिपुंज जो स्प्रिट यान के जरिए पृथ्वी पर आने की कोशिश कर रहा है। वह मंगल पर कहाँ से आई ये हम नहीं जानते। शायद वह मंगल पर ही विकसित हुआ था, पर उसने एक वायरस की तरह मंगलवासियों को खत्म करना शुरू कर दिया। वह जिस मंगलवासी के संपर्क में आता था, वह उसी शक्तिपुंज का एक हिस्सा बन जाता था। जल्दी हम समझ गए कि जीवन कोशिकाएं ही शक्तिपुंज का भोजन थी। वह एक भयंकर महामारी की तरह पूरे मंगल ग्रह पर फैल गया। उसके संक्रमण से ग्रसित हर मंगलवासी उसके जैसे ही बनकर पहले दूसरे मंगलवासियों को अपना भोजन बनाता था, और फिर खुद उस शक्तिपुंज में मिल जाता था। देखते देखते हमारे ग्रह की आबादी खत्म होने लगी। हमारा विज्ञान भी हमारी मदद नहीं कर पा रहा था। तब हम कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर मंगल ग्रह को कुछ समय के लिए छोड़ देने की योजना बनाई। उस वक्त मंगल ग्रह पर सिर्फ हम 4 मंगलवासी ही बचे थे। हमने एक ऐसा बम बनाया जो हर जीवित कोशिका को नष्ट कर सकता था। हमने एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें उस बम को फिट कर दिया, और सर्वशक्तिमान को अपना पीछा करवाते हुए वहां तक ले आए। योजना के अनुसार सर्वशक्तिमान उस गड्ढे में गिरा, और उसी वक्त हमने रिमोट से बम को फोड़ दिया। बम के विकिरण ने सर्वशक्तिमान की सारी कोशिकाएं नष्ट करके उसको फिर से शक्तिपुंज में बदल दिया। अब उसके पास आसपास ऐसी कोई जीवित कोशिका नहीं बची थी जो उसे फिर से जीवन दे सकती। लेकिन बम का रेडिएशन सतह को चीरकर हम तक भी पहुंच रहा था, इसलिए हमने विकिरण के खत्म होने तक मंगल ग्रह को छोड़ देने का फैसला किया। वैसे भी अब मंगल पूरा नष्ट हो चुका था। विकिरण को लुप्त होने में सैकड़ों वर्ष लगने थे। तब तक हमने पृथ्वी पर मानवों के रूप में रहने का फैसला किया, और इस कारण से हम पृथ्वी पर आ गए। लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई। हम में अपना रूप बदलने की क्षमता नहीं थी, इसलिए हम पृथ्वी पर इंसानों के बीच में नहीं रह सकते थे। कई वर्षों तक हम छुप कर रहे, अपने यान में पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने में छिपते रहे। पर इस दौरान मानवों की आबादी भी बहुत तेज़ गति से बढ़ती गई, और हमारे लिए छुपने के स्थानों की कमी पड़ने लगी।
अब मानवों से छुपना असंभव हो गया था। तब हमारी दोस्ती डोरोली के आविष्कार ने हमको बचाया। उसने एक ऐसी चिप बनाई जिसको अगर किसी मानव के मस्तिष्क में सही स्थान पर लगा दिया जाए तो उसके दिमाग की तरंगें हमारे चेहरे से टकराकर परावर्तित हो सकती थी और हर देखने वाले को हमारा चेहरा मानवीय ही लगता। हमने एक सुनसान स्थान पर रहने वाले मानव हरियर को ढूंढा और उसके दिमाग में उस चिप को प्रतिरोपित कर दिया। चिप ने तो चिप ने काम तो कर दिया, पर एक नई समस्या खड़ी हो गई। दूसरे सभी मानव तो हमको मानव के रूप में ही देख रहे थे, पर हरियर हमको मार्शियन के रूप में ही देख रहा था। इसलिए हमने उसको पागल घोषित कराने का फैसला किया। उसको राजनगर के पागल खाने में भिजवा दिया और हमारा एक सदस्य डॉक्टर गदरे बनकर उन पर नज़र रखने के लिए बैठ गया, क्योंकि हमको पता था कि अगर कभी शक्तिपुंज फिर सक्रिय हुआ तो वह हमको ही ढूंढेगा और हरियर के दिमाग से हमारे जुड़े होने के कारण उसका पहला असर हरियर पर ही होगा। ऐसा ही हुआ और खतरा हम सब पर मंडराने लगा। पर ऐसा हुआ क्यों? शक्तिपुंज फिर से सक्रिय कैसे होने लगा? तुम्हारे कारण। स्प्रिट पृथ्वी से गया था, इसलिए उसमें सूक्ष्म जीवी मौजूद थे और उस जीवन से शक्ति पाकर शक्तिपुंज फिर से सक्रिय हो गया और स्प्रिट में सवार होकर पृथ्वी की तरफ आने लगा, हम बाकी बचे मंगलवासियों को खत्म करने के लिए। वह तो अच्छा हुआ कि शक्तिपुंज को नष्ट करने के बाद हमने उस स्थान पर निशानी के लिए एक गोलाकार आकृति बना दी थी, वरना हमको ये पता नहीं चलता कि स्प्रिट ने उसी स्थान पर खुदाई की है। अब तुम हमसे क्या चाहते हो? शक्तिपुंज को दोबारा न पनपने देने के लिए तुम्हारा साथ। स्प्रिट के टुकड़ों को जोड़ने के लिए नासा के हवाले मत करो, वरना अगर एक बार स्प्रिट के टुकड़े जुड़ गए तो पृथ्वी जैसे घनी आबादी वाले वातावरण में तो वह महाशक्तिशाली बन जाएगा और फिर पहले वह हमको ढूंढकर हमारा विनाश करेगा, क्योंकि हम मार्शियन उसके लिए खतरा साबित हो सकते हैं। और फिर उसके बाद वह पृथ्वी को भी वैसे ही जीवन रहित कर देगा जैसे कि उसने मंगल ग्रह को किया था। तुम्हारी कहानी सुनने में तो दिलचस्प है और मेरा दिल चाहता है कि मैं इस पर भरोसा कर भी लूँ, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि तुम सभी मंगल ग्रह पर अपराधी प्रवृत्ति वाले प्राणी रहे हो, जिन्होंने वहाँ के जीवन का किसी तरह से नाश कर दिया और सर्वशक्तिमान मार्शियन विज्ञान की वह प्रोग्राम्ड पावर हो जो तुम सबको किसी भी कीमत पर ढूंढकर खत्म कर देना चाहती है। खैर जो भी हो, अब तो तीर कमान से निकल चुका है परमाणु। स्प्रिट के टुकड़ों को जोड़कर नासा के लिए रवाना हो चुका है। अगर ऐसा है तो पृथ्वी को एक ऐसे विनाशकारी तूफान के लिए तैयार रहना चाहिए जो पृथ्वी पर से जीवन नाम की चीज़ को मिटा देगा, और ऐसा होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? स्प्रिट के ढांचे में से ये तंतु कैसे फूट रहे हैं? ये क्या हो रहा है? और ये तंतु मुझको जकड़ना चाह रहे हैं। इससे पहले कि ये मुझको नुकसान पहुंचाएं, इनको परमाणु ब्लास्ट से जलाना होगा। उस परमाणु ब्लास्ट में एक मंजिली इमारत को भी धूल में बदलने की शक्ति थी, लेकिन बदले में परमाणु को जो बार झेलना पड़ा वह 50 मंजिली इमारत को भी अणुओं में बिखेर डालने के लिए पर्याप्त था। ये तो प्रोफेसर द्वारा बनाई गई एस्बेस्टस स्टील की पोशाक का ही कमाल है जो मैं इस बार को झेल सका। पर इसने ऐसी किरण तुरंत कैसे बना ली जो मेरी परमाणु किरण से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो? आह! तेरे शरीर में जीवन के लक्षण तो हैं, लेकिन फिर भी तुझे छूने पर जीवित कोशिकाओं के बजाय मृत अणु ही क्यों मिल रहा है? वह शायद इसलिए क्योंकि ये तंतु अभी तक मेरा एस्बेस्टस की पोशाक को छू रहे थे, पर अभी तक समझ में नहीं आया कि इसने परमाणु ब्लास्ट वाली किरणें कैसे बनाई। और ये है कौन? क्या चीज़ है ये? कुछ भी हो, इसको स्प्रिट से तो अलग करना ही होगा। मेरा ब्लास्ट स्प्रिट को इतना गर्म कर देंगी कि इसके अंदर जो भी प्राणी छुपा है वह बिलबिलाकर बाहर आने पर मजबूर हो जाएगा। परमाणु की मेहनत रंग लाई। तंतु गायब होने लगे। अरे वाह, मेरी चाल तो कुछ कामयाब रही। वह प्राणी जो भी था वह बाहर तो नहीं आया, लेकिन मेरे वारों ने इसको अंदर सिमटने पर मजबूर कर दिया है। अब मैं इसको जल्दी से जल्दी नासा पहुंचाता हूं ताकि वे इस रहस्यमय प्राणियों स्प्रिट की ठीक तरह से जांच कर सके। लेकिन परमाणु जिस चीज़ को अपनी जीत की निशानी समझ रहा था वह उसकी हार की शुरुआत थी। ओ, ये अपना रूप फिर से बदल रहा है और अब इसका नया रूप एकदम मेरे जैसा है। और अगर इसका रूप मेरे जैसा है तो इसकी शक्तियाँ भी मेरे जैसी होंगी। इसकी शक्तियाँ मेरी शक्तियों का रूप ज़रूर है, लेकिन मेरी शक्तियों से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। मैं इसकी शक्तियों से नहीं निपट सकता। इसके शरीर पर चढ़ी परत का विश्लेषण करके मैंने उनका प्रतिरूप तो बना लिया है। अब मुझको इसकी जीवित कोशिकाओं को खाकर अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। अभी मुझको अपने दुश्मनों को ढूंढने और फिर उनको नष्ट करने के लिए काफ़ी ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा मुझको ये प्राणी देंगे जिनको मनुष्य कहा जाता है। परमाणु की ये तड़प उसकी पोशाक के यंत्रों के माध्यम से नासा में प्रबोट तक जा पहुंची। ओह, परमाणु मुसीबत में। मुझे उसका हाल देखना होगा। रोबोट की भाव पर लगी यंत्रों की कतार चमकने लगी। ओह, परमाणु की जान खतरे में। वह खुद ट्रांसमिट नहीं हो सकता। मुझे उसको बुलाना होगा। रोबोट के सर्किट नासा के विशाल कंप्यूटर से जुड़ गए और कंप्यूटर एक टेलीपोर्टेशन मशीन बनने लगा।
लेकिन परमाणु को बचाने वाले और भी थे। देखो ब्रह्मांड रक्षकों, तुमने मंगल पर जीवन नहीं बल्कि पृथ्वीवासियों की मौत ढूंढ ली है। अब इसको नष्ट करने में हमारी मदद करो, वरना हम मार्शियंस के साथ साथ तुम होमो सैम्पियंस का भी निशान भी मिट जाएगा। आह! पर कैसे? तुम लोगों ने तो इसको वो बम फोड़कर नष्ट किया था जो जीवन का नामो निशान मिटा दे। पृथ्वी पर हम इस तरीकों का नहीं आजमा सकते। फिर कोई और तरीका सोचो, क्योंकि ये किसी भी शक्ति से संपर्क करते हुए उसका प्रतिरूप बनाने की अद्भुत क्षमता रखता है। ओह! मार्शियन के वार के प्रतिरूप नहीं, उस उड़न तश्तरी को कई टन मलबे के नीचे दफन कर दिया। और फिर उस प्राणी का ध्यान फिर से अपने भोजन परमाणु की तरफ मुड़ गया। अरे ये तो गायब हो रहा है। हाथ आया पोषण जा रहा है। खैर, अब मुझको पृथ्वीवासियों से पेट भरना होगा। मुझे आकार चाहिए, शक्ति चाहिए। शक्तिमान बनना है मुझे, सर्वशक्तिमान। महानगर की व्यस्त जिंदगी का एक और दिन शुरू हो चुका था, लेकिन आज इस व्यस्त जिंदगी को अस्त व्यस्त करने के लिए एक भूचाल आने वाला था, जिसका नाम था सर्वशक्तिमान, और जिससे मानव को बचा सकने वाले या तो हज़ारों टन भारी मलबे के नीचे दफन थे, या फिर वहाँ से दूर अपने जीवन के अंतिम सांसें गिन रहे थे। ये परमाणु यहाँ पर कैसे आ गया? इसको मैंने बुलाया है, पर इसको हुआ क्या है? ये तो स्प्रिट के मलबे के टुकड़े जोड़कर यहाँ नासा में लाने वाला था। फिलहाल तो वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। किसी ने इसके शरीर की जीवन ऊर्जा खींच ली है, पर मैं इसे मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा। अगर परमाणु मर गया तो प्रोबोट भी मर जाएगा। पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान का कहर तेजी से फैल रहा था। सर्वशक्तिमान द्वारा संक्रमित किए गए मानव उसका संक्रमण आगे फैलाकर पहले तो दूसरे मानवों की जीवन ऊर्जा को सोख रहे थे, और फिर खुद जाकर सर्वशक्तिमान के शरीर में मिलकर उसकी ऊर्जा और आकार को बढ़ा रहे थे। यह संक्रमण हर तरफ से फैल रहा था, हवा से, ज़मीन से और पानी से। पृथ्वी पर जीवन होने का ये शायद आखिरी अध्याय लिखा जा रहा था। लेकिन अभी उम्मीद की एक नहीं बल्कि कई किरणें बाकी थी। आह! थैंक्स नागराज। मलबे में दबकर हमारी उड़न तस्त्री के पुर्जे तो बेकार हो गए थे। अगर तुम अपने सर्पों के द्वारा सुरंग खोदकर हमको बाहर न निकालते तो शायद हम सभी मलबे के नीचे दबकर दम तोड़ देते। खैर, बचाने वाला तो ऊपर बैठा है। बताओ कि अब क्या करना है। नागराज, उधर देखो। ये क्या? इतने गले हुए मानवों की भीड़ कहाँ से आ रही है? सिर्फ मानव ही नहीं, कुत्ते और कुछ पक्षियों की भी यही हालत है। पर कैसे? ये सभी संक्रमित हो चुके हैं। सर्वशक्तिमान इनको अपने लिए और जीवन ऊर्जा खींचने के लिए भेज रहा है। ये पहले हमारी ऊर्जा खींचेंगे और फिर खुद जाकर वह ऊर्जा सर्वशक्तिमान को सौंप देंगे। इस संक्रमण को यहीं पर रोकना होगा। ये तो संक्रमण का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है शक्ति। इसको रोककर कुछ नहीं होगा। रोकना है तो सर्वशक्तिमान को रोकना होगा, सीधे टक्कर लेनी होगी उससे। ठीक है, वैसे भी फिलहाल हमारे पास योजना बनाने का वक्त नहीं है। मेरा विष किसी भी जीवित प्राणी को गलाकर नष्ट कर देता है। सर्वशक्तिमान मेरे जहर से बच नहीं पाएगा। चलो। सर्वशक्तिमान ने अभी तक बेशुमार जीवन ऊर्जा एकत्रित कर ली थी, और अब उसका विशालकाय आकार गगनचुंबी इमारतों को भी बौना बना रहा था। अब इसको रोकना हमारा काम है ब्रह्मांड रक्षकों, लेकिन हम इस पर एक साथ हमला नहीं करेंगे। पहले मैं और स्टील आगे आएंगे। स्टील के अंदर जीवन ऊर्जा बहुत कम है। सर्वशक्तिमान को इसकी जीवन ऊर्जा खींचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तक सर्वशक्तिमान स्टील से उलझा रहेगा तब तक मैं अपने विष के द्वारा इसके शरीर को गलाता रहूँगा। अगर हम असफल रहे तो फिर मार्शियंस इनसे निपटेंगे, और उनके भी असफल हो जाने की सूरत में ध्रुव शक्ति और डोगा इसको नष्ट करने के प्रयास करेंगे। ठीक है नागराज, लेकिन अगर हमको तुम्हारी जानें खतरे में लगी तो फिर हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। भगवान तुम्हारी सहायता करे नागराज, आगे बढ़ो। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या नागराज इसको ख़त्म कर पाएगा? ज़रूर कर पाएगा उधमोरा। यह भी पृथ्वी के प्राणियों की कोशिकाओं से बना है, और नागराज का विष पृथ्वी की किसी भी कोशिका को खत्म कर सकता है। नागराज इसको ज़रूर खत्म कर देगा, और इसके साथ साथ सच्चाई भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चुप। स्टील ने पहला वार किया। मेरी एक्सरे विजन इसके शरीर के अंदर देख रही है। इसका शरीर उस स्प्रिट के इर्द गिर्द बना हुआ है जो इसके शरीर में अब धंस चुका है। ज़रूर स्प्रिट के अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो इसके शरीर को विकसित कर रही है। स्टील का वार सटीक था। स्प्रिट से जुड़ी सारी कोशिकाएं जलकर खत्म हो गई, और सर्वशक्तिमान का शरीर तेजी से सिकुड़ना शुरू हो गया। वाह, स्टील ने अपना काम कर दिया। अब मेरे सर्प अपना काम करेंगे। ये अपना विष इसके शरीर में उड़ेलते रहेंगे और इसकी कोशिकाएं गलती रहेंगी। यह दोहरा हमला इसको जल्दी खत्म कर देगा। मुझको उम्मीद नहीं थी कि इसको खत्म करना इतना आसान होगा। नागराज को ऐसी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसका मुकाबला किसी रोज़मर्रा के अपराधी से नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान से था। अरे, ये तो मेरे सांपों का इस्तेमाल तारों की तरह कर रहा है, अपने आप को स्प्रिट से जोड़ने के लिए, और इसका शरीर फिर से बढ़ने लगा है। अब मैं अमीबा की शक्ति के प्रयोग से अपनी ही कोशिकाओं को द्विगुणित कर रहा हूँ।
और साथ ही साथ तेरे विष की जांच करके मैंने उसकी कार्ड भी बना लिया नागराज। परंतु फिर भी तुम्हारी विषैली कोशिकाओं को अपने अंदर खींचना मेरे लिए खतरनाक होगा, इसलिए मैं तुझे सिर्फ बेबस करके छोड़ दूंगा। ओह, ये मेरे शरीर में विष की काट इंजेक्ट कर रहा है। मेरा विष तेजी से नष्ट हो रहा है और इसके साथ मेरी शक्ति भी खत्म हो रही है। स्टील का भी यही हाल होने वाला था। तुम्हारे अंदर जीवन ऊर्जा नहीं है बल्कि विद्युत ऊर्जा तुमको जीवन दे रही है, इसलिए तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी मौत बनेगा। हाई वोल्टेज विद्युत का एक ही झटका तुम्हारे सारे सर्किटों को नष्ट कर देगा स्टील। इसने तो बड़ी आसानी से दोनों की कमजोरियों को ढूंढ निकाला। सर्वशक्तिमान किसी के संपर्क में आते ही उसका पूरा विश्लेषण करके उनकी कमजोरी को ढूंढ निकालता है और फिर उस कमजोरी पर वार करके उसको खत्म कर देता है। अब मुझे इतनी शक्ति प्राप्त हो चुकी है कि मैं तुम चारों का नाश कर सकूं, वह काम पूरा कर सकूं जिसके लिए मुझको जीवन दिया गया है। कई सदियों तक भागते रहे हो तुम मुझसे, पर अब तुम मेरे सामने हो और तुम हमारे सामने। अब तक हम इसलिए चुप थे क्योंकि हम पृथ्वी को दूसरा मंगल नहीं बनाना चाहते थे, पर अब हमारी जानों का सवाल है। अब पृथ्वी पर जीवन रहे या ना रहे, हम तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये क्या हो रहा है शक्ति? दो परग्रहियों की लड़ाई में पृथ्वी शहीद होने जा रही है और साथ ही साथ स्टील और नागराज की जानें भी खतरे में हैं। शक्ति के रहते ऐसा कभी नहीं होगा। इन परग्रहियों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही शक्ति इन दोनों दुश्मनों को सूर्य की तरफ रवाना कर देगी और इनके अंतिम सफर पर रवाना होने से पहले मैं स्टील और नागराज को आज़ाद करा लूँगी। शक्ति ने सर्वशक्तिमान से इस हमले की उम्मीद नहीं की थी। शक्ति की शक्तियाँ भी खिंच गई हैं टोगा। अब सिर्फ मैं और तुम हैं और हम दोनों में से किसी के भी पास सुपर पावर्स नहीं है और ये खतरा फिर से धरती पर आ गया है। फिर भी कुछ तो करना ही पड़ेगा ध्रुव। आखिर करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियों का सवाल है और फिर तुम्हारा दिमाग तो खुद एक सुपर पावर है और अगर ज़्यादा सुपर पावर की ज़रूरत पड़े तो बंदा हाजिर है। परमाणु, तुम कहाँ थे यार? जब ज़रूरत पड़ती है तो गायब हो जाते हो। वो तो भला हो प्रबोध का जिसने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो हमेशा के लिए गायब होने वाला था। अब तुम दोनों आराम से तमाशा देखो, मैं इसकी लड़ाई को ख़त्म करवा कर अभी वापस आता हूँ। नहीं परमाणु, रुको। इतना आत्मविश्वास भी ठीक नहीं है। हमको सोच समझ कर और योजना बनाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाना होगा, पर छुटकारा तो इसको ख़त्म करके ही मिलेगा। बिल्कुल सही। और सर्वशक्तिमान को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, स्प्लिट के टुकड़ों को इसके शरीर से अलग कर दो। देखा था ना, जब स्टील ने वार किया था तो ये ख़त्म होना शुरू हो गया था। इस बार ये काम इतना आसान नहीं होगा। सर्वशक्तिमान सतर्क होगा, पर सवाल यह है कि स्प्लिट में ऐसी क्या चीज़ है जो सर्वशक्तिमान को विकसित होने की शक्ति देती है। अगर तुम उस चीज़ पर वार कर सके तो शायद सर्वशक्तिमान हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। कमाल है ध्रुव, अभी तुम कह रहे थे कि स्प्लिट तक पहुँचना ही मुश्किल है और अब तुम उसके अंदर देखने की बात कह रहे हो। जब पास ही नहीं जा सकते तो भला स्प्लिट के अंदर हम घुसेंगे कैसे? हम नहीं घुस सकते पर तुम घुस सकते हो परमाणु। तुम श्रिंक होकर सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हो और बगैर सर्वशक्तिमान की नज़रों में आए स्प्लिट की पूरी छानबीन कर सकते हो। गुड आइडिया ध्रुव, श्रिंक। पर तब तक तुम लोग क्या करोगे? वही जो पहले तुम करने जा रहे थे, इन दोनों की लड़ाई रोकने का प्रयास। तुमने तो बड़े आराम से कह दिया ध्रुव, अब इस लड़ाई को रोकोगे कैसे? हम तो सर्वशक्तिमान और परग्रहियों के आसपास भी भटक नहीं सकते, और पहुंच पाते भी तो भी इनको अलग कैसे करते? आसान सी बात है डोगा, आओ। और फिर डोगा जंप। मैं पहले ही कूद चुका हूँ ध्रुव। किसी विशाल बंदूक से निकली गोलियों की तरह दोनों गाड़ियां अपने अपने निशानों से जा टकराईं, भड़ाम। लेकिन सर्वशक्तिमान और परग्रहियों के संभल पाने से पहले ही दो गोलियां और उन पर दग चुकी थी। ध्रुव और डोगा ने पृथ्वी को विनाश के कगार से कुछ पलों के लिए वापस खींच लिया था और परमाणु को उन कुछ पलों में ही अपना काम कर लेना था। मैं सर्वशक्तिमान के अंदर तो आ गया हूँ, पर मेरे इस छोटे रूप में स्प्लिट के हर हिस्से की तलाश करके उस रहस्यमय चीज़ को ढूंढ निकालना एक बड़े शहर में किसी एक घर को ढूंढ निकालने के बराबर है। और मेरे पास वक्त बहुत कम है, पर यह काम तो मुझको करना ही है, चाहे जैसे भी हो। परमाणु के पास वक्त वाकई बहुत कम था। तुम दोनों हमारे काम में अड़ंगा डालकर हमारा कीमती समय व्यर्थ कर रहे हो। इसकी सज़ा तो तुमको भुगतनी पड़ेगी। आह, इसने तो हमारे पैरों को किरण बेड़ियों के द्वारा सड़क से बांध दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं ध्रुव, अब ये हमारा वार हम पर ही आजमाने जा रहा है। वह ट्रक हमको कुचलने के लिए आगे बढ़ रहा है। सर्वशक्तिमान का इलाज मैंने ढूंढ लिया चीफ। ये देखो, ये क्या है? मिनी एलिमिनेटर ब्लास्टर। इन बमों का रेडिएशन जीवित कोशिकाओं को नष्ट करता है। ये बम इसके शरीर में धंस जाएंगे और अंदर ही अंदर इसको नष्ट कर देंगे और हमको इनके रेडिएशनों से कोई खतरा भी नहीं पहुंचेगा। सर्वशक्तिमान इस बार को नहीं रोक पाया। कोशिकाएं तेज़ी से नष्ट होने लगी और साथ ही साथ सर्वशक्तिमान का शरीर भी सिकुड़ने लगा। ध्रुव और डोगा के शरीर भी अब टूटने ही वाले थे। ट्रक तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है और हम हिल भी नहीं सकते। मैं स्टार ब्लेड तो उंगलियाँ हिलाकर निकाल सकता हूँ,
लेकिन ट्रक के टायर पर निशाना नहीं साध सकता। अगर मैं ये ब्लेड टायर में धंसा सकता तो। अरे हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ची 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 ची। ध्रुव की चहचहाट के जवाब में एक चिड़िया तुरंत नीचे उतर आई और स्टार ब्लेड उसकी चोंच में दबकर ट्रक के टायर के नीचे आ गिरा। पड़ाम! और ट्रक की आगे बढ़ने की दिशा मुड़ गई। वाह वाह, कमाल है। हमको माफ़ कर देना। गुस्से में हम तुम दोनों पर घातक वार कर बैठे, पर तुमने हमारे वार को बेकार कर दिया। हम अभी तुमको आज़ाद कर देते हैं, लेकिन अब तुम चारों आज़ाद नहीं रहोगे। ये क्या? सर्वशक्तिमान के शरीर में ब्लास्टर्स नहीं फट रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि उनको मैंने सर्वशक्तिमान के शरीर से चुन चुन कर निकाल दिया है। शक्ति की दिव्य कोशिकाओं को तुम्हारे बम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर क्यों शक्ति? सर्वशक्तिमान हम सबका दुश्मन है। तुमने देखा नहीं इसने कितने मानवों को अपने अंदर खींच लिया? अगर इसको नष्ट ना किया गया तो ये पृथ्वी से जीवन को ही नष्ट कर देगा, वैसे ही जैसे कि इसने मंगलवासियों के साथ किया था। वह काम इसका नहीं, तुम्हारा था, तुम चारों का था। परमाणु, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ध्रुव, तुम सही कह रहे थे। स्प्लिट के अंदर ही वह चीज़ थी जो सर्वशक्तिमान को शक्ति दे रही थी। इन्होंने सर्वशक्तिमान को मंगल ग्रह का नाशक और अपने आप को रक्षक दिखाया, जबकि असलियत एकदम इससे उल्टी है। सर्वशक्तिमान रक्षक है और ये भक्षक। ये तुमने कैसे जाना परमाणु? सर्वशक्तिमान ने मुझको बताया। दरअसल ये चारों मंगलवासी हैं ही नहीं। पृथ्वी के समय के अनुसार ये चारों आज से कई सौ साल पहले मंगल ग्रह पर मुसीबत में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों के रूप की आड़ लेकर उतरे थे। ये चारों एक मरते हुए ग्रह पचुराना के प्राणी हैं। इनका मकसद मंगल ग्रह पर कब्जा करके वहाँ पर अपनी आबादी को बसाना था, क्योंकि मंगल का वातावरण बिल्कुल पचरूना के वातावरण जैसा था। पर मंगल ग्रह पर कुछ दिन रहने के बाद ये समझ गए कि वैज्ञानिक रूप से अत्यंत विकसित मंगलवासियों से सीधी लड़ाई में जीत पाना असंभव है। इसलिए इन्होंने एक चाल चली। इन्होंने कुछ ऐसे बमों का निर्माण किया जिसका रेडिएशन सिर्फ मार्शियन जीवन पर असर करता था। इन्होंने मंगल ग्रह पर विभिन्न जगहों पर लगाकर उन बमों को फोड़ दिया। रेडिएशन धीरे धीरे मंगलवासियों को मारने लगा, पर जल्द ही उनको इसके कारण का पता चल गया। तब उन्होंने एक माइक्रोचिप के रूप में एक अत्यंत असाधारण सॉफ्टवेयर बनाया। उसमें हर जीवित मंगलवासी के शरीर के डीएनए का कोड भरा हुआ था। उस डीएनए के साथ साथ उसमें हर मंगलवासी की पूरी याददाश्त यानी मेमोरी भी भरी हुई थी। समय आने पर सिर्फ एक जीवित मार्शियन कोशिका को द्विगुणित करके पूरे मंगल ग्रह की आबादी का निर्माण किया जा सकता था। पर मंगलवासी अपने प्रति किए गए विश्वासघात को भी नहीं भूले थे। उन्होंने उस चिप में ऐसा प्रोग्राम भी डाला था जो उनके विनाशकों से बदला ले सके। इस प्रोग्राम में वह खासियत थी कि वे अपने दुश्मन के शरीर की कोशिकाओं को खाने के साथ साथ विनाशकारी किरणें भी छोड़ सके। मंगलवासी तो समाप्त होते गए, पर उनकी कोशिकाओं की मदद से सर्वशक्तिमान शक्तिशाली और विशालकाय होता चला गया। अब इन चारों पचूराना वासियों का बचना मुश्किल था। इन्होंने धोखे से सर्वशक्तिमान को एक गड्ढे में गिराकर अपने बमों की मदद से उसकी कोशिकाएं खत्म कर दी। अब सर्वशक्तिमान सिर्फ एक माइक्रोचिप बनकर रह गया था। इन चारों ने सर्वशक्तिमान का खतरा समझकर कुछ देर के लिए मंगल से दूर रहने का फैसला किया और सर्वशक्तिमान की कब्र पर एक निशानी बनाकर पृथ्वी पर आ पहुंचे, ताकि वे मंगल पर नज़र भी रख सकें और जब माइक्रोचिप के सक्रिय रहने की अवधि समाप्त हो जाए तो ये मंगल पर वापस लौट सकें। प्लान सही था। माइक्रोचिप की पावर अब कुछ एक सालों में समाप्त होने ही वाली थी, पर तभी एक गड़बड़ हो गई। हमने स्प्लिट को मंगल ग्रह पर भेज दिया और उसमें मौजूद पृथ्वी के सूक्ष्म जीवियों ने फिर से सर्वशक्तिमान की पावर चिप को चार्ज कर दिया और सर्वशक्तिमान नाम की चिप स्प्लिट से चिपक कर पृथ्वी पर आ गई, क्योंकि इसको इन चारों के पृथ्वी पर होने का आभास हो गया था। उसके बाद की कहानी हम जानते हैं, पर सर्वशक्तिमान ने तुमको ये सब बताया कैसे? सिर्फ बताया नहीं, माइक्रोचिप से संपर्क होते ही उसने तो मुझे मेरे दिमाग में ये पूरा घटनाक्रम दिखा दिया और उसकी सच्चाई समझकर मैंने भी उसको मदद का आश्वासन दिया और तब उसने नागराज, स्टील और शक्ति को भी आज़ाद कर दिया। अब जब सच्चाई सामने आई गई है तो फिर हम यहाँ पर भी वही करेंगे जो हमने मंगल पर किया था। अभी तक हम पृथ्वी पर क़यामत इस डर से नहीं कर रहे थे कि कहीं हमारी इस हरकत से सर्वशक्तिमान को हमारी स्थिति का पता न चल जाए, पर अब पृथ्वी पर क़यामत बरसेगी और सर्वशक्तिमान के साथ साथ पृथ्वी भी एक बंजर ग्रह बनकर रह जाएगा। ये न्यूट्रॉन बम फोड़ रहे हैं जिसका रेडिएशन सिर्फ जीवित प्राणियों को ही खत्म करता है, पर यह बम इनके पास आ कहाँ से रहे हैं? शायद पावर सिग्नलों के ज़रिए। उसी की मदद से ये बमों को अपनी गुप्त लैब से यहाँ पर टेलीपोर्ट कर रहे हैं। इनके पावर सिग्नलों को रोकना होगा। वह गुप्त लैब हमारी उड़न तस्त्री में ही है ध्रुव, और अब की बार हम पावर सोर्स को अपने साथ लेकर आए। अपनी पिछली गलतियों से हमने सबक सीख लिया है, पर तुम लोगों को गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। सर्वशक्तिमान भी कमज़ोर पड़ रहा है, अब इनको हमें ही रोकना होगा। ब्रह्मांड रक्षकों, मैं रेडिएशन से बचने के लिए सर्प शील्ड बनाता हूँ। हम उसके पीछे से हमला कर सकते हैं। मुझे शील्ड की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे।
ये रेडिएशन मेरी दिव्य कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस मुझको अपने अंदर मौजूद चंदा के सूक्ष्म रूप की रक्षा करनी होगी। पर यह हमला ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। इनकी शक्तियों से जीत पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल तो ये रेडिएशन सिर्फ हमको ही नुकसान पहुंचा रहा है, पर जल्दी ये सारी पृथ्वी पर फैल जाएगा। इसको रोकना होगा। पर कैसे? हम इनके सामने कीड़ों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब तो सर्वशक्तिमान भी नष्ट हो रहा है। जब ये अपने आप को नहीं बचा पा रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एक तरीका है। जल्दी बोलो ध्रुव। अब तो हमको सिर्फ तुम्हारे दिमाग का ही सहारा है और मुझको तुम्हारा। सुनो, तुम स्टील और शक्ति की मदद से इनका ध्यान बटाओ। मैं डोगा और परमाणु को अपने साथ ले जा रहा हूँ। पर कहाँ ध्रुव? पूछो मत, वक्त नहीं है। अगर जिंदा रहा तो लौट कर बताऊँगा। ये तुम हमको कहाँ पर ले आए हो ध्रुव? ये तो वही जगह है जहाँ पर मलबे के नीचे पचूराना वासियों की 69वीं दफन है। बिल्कुल सही। अब हमको ये मलबा हटाकर उसी यान तक पहुँचना है। वही यान हमारी एकमात्र उम्मीद है। और इस मलबे को जल्दी से जल्दी हटाने का काम डोगा और परमाणु जैसे लोगों के शक्तिशाली बाजू ही कर सकते हैं। ओके ध्रुव, उम्मीद है कि तुमने जो सोचा है वह पृथ्वी को ज़रूर बचाएगा। ध्रुव के दिमाग पर नागराज, शक्ति और स्टील ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इन्होंने मुझे किसी अजीब तरह के ऊर्जा खोल में कैद कर दिया है। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती नागराज। ये ध्रुव क्या कर रहा है? क्या उसके कुछ कर पाने से पहले ही मैं ख़त्म हो जाऊंगा? बड़ी जान है तुझमें नागराज। इतने रेडिएशन से तो हम हज़ारों पृथ्वीवासियों को ख़त्म कर देते। इतने बम बर्बाद करोगे तो हम पूरी पृथ्वी की आबादी को कैसे ख़त्म करेंगे चीफ? अब हमको बमों को पृथ्वी के वातावरण में दागना चाहिए, बादलों की ऊंचाई पर, ताकि वहाँ से रेडिएशन पूरी पृथ्वी पर फैलकर इस ग्रह को जीवन रहित कर दे। ठीक कहा तुमने डोरोली। अब विनाश पूरी पृथ्वी पर फैलेगा। घातक बम हवा में कई किलोमीटर ऊपर उड़ गए। अब उनका एक ही ब्लास्ट पृथ्वी से जीवन को ऐसे साफ कर सकता था जैसे पेंसिल से खिंची लाइन को रबर साफ कर देती है। पर तभी ये क्या हो रहा है? बम गायब कैसे हो रहे हैं? सिर्फ बम ही नहीं, हम सभी गायब हो रहे हैं। गायब नहीं, टेलीपोर्ट हो रहे हैं मूर्ख। किसी ने शिप में मौजूद हमारी टेलीपोर्टेशन मशीन को चालू कर दिया है। किसी ने क्या? ये काम ज़रूर ध्रुव का है। इस बार को सिर्फ वही सोच सकता है। उफ, ये क्या गलती कर बैठे हम। अब ये टेलीपोर्टेशन रे हमको ना जाने कहाँ पर ले जाकर पटकेंगी। मर गए हम तो। कमाल कर दिया तुमने ध्रुव। इनके ही हथियार से इनको मात दे दी। मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया होगा। मलबे को हटाकर यहाँ तक पहुँचने की सारी मेहनत तो तुमने की है। और मैंने जो परमाणु ब्लास्टों से मलबे को तोड़ डाला उसका कुछ नहीं। मेरी भी तो तारीफ़ करो। आखिर टेलीपोर्टेशन मशीन को चलाने का तरीका तो मैंने ही बताया। और फिर सर्वशक्तिमान ने जिन जिन मानवों को निगला था उन सभी की डीएनए प्रोग्रामिंग उसकी प्रोग्रामिंग में सुरक्षित थी। उसने मानव कोशिकाओं की मदद से उन सभी को फिर से सजीव रूप प्रदान कर दिया। यानी इस पूरे हादसे में किसी भी पृथ्वीवासी की जान नहीं गई है। अब हमारे सामने सबसे पहला काम सर्वशक्तिमान चिप को मंगल ग्रह पर वापस पहुंचाना है, ताकि सर्वशक्तिमान फिर से मंगल ग्रह पर आबादी को बसा सके। मंगल पर तो हम सर्वशक्तिमान को पहुंचा देंगे, पर उसको मंगल ग्रह पर फिर से जीवन बसाने के लिए मंगलवासियों की जीवित कोशिकाएं मिलेंगी कैसे? सभी मंगलवासी तो मर चुके हैं। सर्वशक्तिमान के अनुसार कुछ मंगलवासी अंतरिक्ष अभियानों पर भी निकले हुए हैं। वे मंगल ग्रह पर वापस आ सकते हैं और उनकी मदद से सर्वशक्तिमान मंगल ग्रह को फिर से आबाद कर सकता है। उफ, पर खतरा अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था। ओह, टेलीपोर्टेशन किरण ने हमको ना जाने ब्रह्मांड के किस कोने में पटक दिया है। हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, पर पावर सोर्स अभी भी हमारे पास है। इसकी मदद से हम जीवित रहेंगे और एक न एक दिन अपना बदला लेकर रहेंगे। और हमारा बदला होगा मंगल की तरह पृथ्वी से जीवन का समूल नाश, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।